जुवेनाइल कोर्ट जब आर्यन को सजा सुनाने ही वाली थी, तब आर्यन के वकील ने एक गवाह पेश करने की अनुमति मांगी। अब ये कौन सा नया गवाह आ गया? प्रशांत ने परेशान होते हुए खुद से कहा। आर्यन के वकील ने एक गुंडे को कटघरे में खड़ा कर दिया। उस गुंडे ने जज को बताया कि सारा जुर्म आर्यन ने नहीं, बल्कि उसने किया था। ये झूठ बोल रहा है माय लॉर्ड, श्रेयस के वकील ने कहा। जज भी उस नए गवाह के बयान से हैरान था। उसने पूछा, क्या ये जुर्म किसी के दबाव में आकर कबूल कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, मैंने ही उस दिन श्रेयस को पीटा था और आर्यन तो वहां पर था भी नहीं। इसमें आर्यन की कोई गलती नहीं है। श्रेयस के वकील के पास इस बात को झुठलाने का कोई सबूत नहीं था। कोर्ट ने उस गुंडे को ही सजा दी और आर्यन को जुर्माना भरने को कहा। कोर्ट से बाहर निकलते ही आर्यन श्रेयस को देखकर हंस रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत फंसता। देखो, नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ। फिर आर्यन ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड ने श्रेयस को कस कर एक घूंसा मारा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम कोर्ट के बाहर ऐसा नहीं कर सकते हो। प्रशांत ने बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, और तुम श्रेयस के परिवार के सेवियर बन रहे हो ना, मैं तुम्हें भी देख लूंगा। आर्यन ने प्रशांत को घूरते हुए कहा, मैं पुलिस वाला हूं और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। प्रशांत ने कहा, ओह अच्छा, तो एक और पालतू कुत्ता। तुम्हारे जैसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मैंने देखे हैं, मगर तुम्हें नहीं पता कि अब श्रेयस और उसके परिवार का क्या हाल होगा। ये धमकी देकर आर्यन वहां से चला गया। प्रशांत उसके पीछे जा ही रहा था कि विजय ने उसको रोक लिया। प्रशांत, अभी कुछ मत करो। मैं श्रेयस के घर पर रहकर पहरा दूंगा। देखता हूं ये क्या कर लेते हैं। विजय ने श्रेयस के घर पर सख्त पहरा देना शुरू किया। दूसरी ओर प्रशांत परेशान हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसे ना तो कियारा का कोई मैसेज आया था, ना ही उसे उसकी कोई खबर मिली थी, और वो भी अपने काम में इतना व्यस्त था कि कियारा के बारे में कुछ पता नहीं कर पाया था। इस सब में एक हफ्ता बीत गया। जब आर्यन की ओर से कोई हरकत नहीं हुई, तो श्रेयस के पापा ने विजय से कहा, अब मुझे काम करने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा? ठीक है, मगर संभल कर जाना, और कोई भी परेशानी हो तो तुरंत मुझे फोन करना, विजय ने समझाया। जैसे ही उस दिन श्रेयस का पिता काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर गया, वहां पर आर्यन के गुंडे आ गए और उन्होंने श्रेयस के पिता की बहुत पिटाई की। श्रेयस का पिता सबसे मदद मांग रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जब विजय को इस बात का पता चला तो वो भागता हुआ कंस्ट्रक्शन साइट पर गया। वहां पर उसने खून से लथपथ श्रेयस के पिता को बेहोश पाया। वो जल्दी ही उन्हें अस्पताल लेकर गया। प्रशांत, जल्दी से अस्पताल आ जाओ, विजय ने फोन करके प्रशांत को बुला लिया। जैसे ही प्रशांत हॉस्पिटल वार्ड में गया, उसने श्रेयस की मां को देखा और वो चौंक गया। अचानक से श्रेयस की मां के बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही रात में वो अपने 20 साल की जिंदगी गंवा चुकी है। इससे पहले कि प्रशांत कुछ कहता, श्रेयस की मां ने कहा, दूर हो जाओ यहां से। हमने तुम्हारा कहा माना और आज हमारी ये हालत हो गई। श्रेयस के पापा कोमा में चले गए हैं। वो हमारे घर के इकलौते कमाने वाले इंसान थे। उन्हीं की कमाई से हमारा पूरा घर चलता था। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मेहरबानी करके हमारे परिवार से दूर हो जाओ। श्रेयस की मां ने हाथ जोड़ते हुए प्रशांत से कहा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। प्रशांत अपमान का घूंट पीकर रह गया। वो विजय के साथ वार्ड से बाहर आ गया। प्रशांत ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। सब कुछ जानते हुए भी मैं श्रेयस और उसके परिवार को नहीं बचा पाया। उस घमंडी बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, प्रशांत ने गुस्से से कहा। हमने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा शातिर निकला, मगर ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका कोई ना कोई इलाज हम निकाल लेंगे, विजय ने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। तभी प्रशांत का फोन बजा। प्रशांत ने फोन उठाकर देखा और कहा, ये रक्षित अब क्यों फोन कर रहा है? प्रशांत ने फोन उठाया। उधर से रक्षित की परेशान आवाज आई। प्रशांत,
तुम्हें वो गुंडा याद है जिसने आर्यन का जुर्म अपने ऊपर लिया था? रक्षित ने पूछा। हाँ, जेल तो उसी को हुई थी ना। क्यों, क्या हुआ? प्रशांत ने पूछा। आज जेल में अचानक उसका कत्ल हो गया है। जेलर ने आज सुबह उसको मरा हुआ पाया। तुम तुरंत जेल पहुंचो और उसका सीसीटीवी फुटेज देखो। इतना कहकर रक्षित ने फोन कट कर दिया। प्रशांत विजय को लेकर तुरंत जेल पहुंचा। रक्षित ने प्रशांत और विजय को सीसीटीवी फुटेज दिखाया। उसमें ऐसा दिख रहा था कि उस गुंडे ने खुद का गला घोट के आत्महत्या कर ली थी। ये देखकर प्रशांत और विजय चौंक गए। ये कैसे हुआ? उसने खुद का गला घोट के अपने आप को मार दिया? प्रशांत ने शक भरी हुई आंखों से रक्षित की ओर देखा। चलो, अब मैं तुम्हें इस गुंडे का कमरा दिखाता हूं, रक्षित ने कहा और प्रशांत और विजय को जेल के कमरे में ले गया। प्रशांत जैसे ही उस कमरे के अंदर आया, उसे एक अलग ही आभास हुआ। बाहर बहुत गर्मी है, मगर कमरे के अंदर आते ही एक अजीब सी ठंडक है। इस कमरे में एक अलग प्रकार की दुर्गंध भी है। प्रशांत ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? रक्षित ने पूछा। किसी इंसानी ताकत का तो ये काम नहीं लगता है। आर्यन और उसके परिवार ने ही इसको जेल भिजवाया था, तो वो तो इसे नहीं मारेंगे। और इसकी मौत साधारण नहीं लग रही है, क्योंकि कोई भी आदमी खुद का गला घोटकर खुद को नहीं मार सकता। प्रशांत ने रक्षित से कहा। कमरे को देखकर लग रहा है जैसे वो किसी के वश में था, रक्षित ने कहा। हाँ, शायद वो किसी साए के कब्जे में था, प्रशांत ने कहा। प्रशांत, मुझे लगता है कि इस गुंडे को मारकर किसी ने अपना बदला लिया है, रक्षित ने कहा। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? प्रशांत ने सोचते हुए कहा। मेरे हिसाब से तो सबसे स्ट्रांग मोटिव श्रेयस के पास है। वही अपना और अपने पिता का बदला लेना चाहता होगा, रक्षित ने प्रशांत से कहा। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। वो बच्चा तो बहुत ही मासूम है और उसमें तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो ये सब काम कर सके, प्रशांत ने रक्षित की बात को नकारते हुए कहा। तुम दिल से सोच रहे हो, दिमाग से नहीं। अपनी भावनाओं को एक किनारे रखो और फिर इस केस पर नजर डालो, रक्षित ने कहा। यह सुनकर प्रशांत सोच में पड़ गया। रक्षित की बात सच थी। अगर इस केस को अपनी भावनाओं से परे होकर सोचता है, तो बदला लेने का सबसे अहम कारण श्रेयस और उसके परिवार के पास था। अगर मैं मान लूं कि श्रेयस ने यह किया है, तो कैसे किया होगा, प्रशांत ने कहा। इसी बात का तो पता लगाना है, रक्षित ने प्रशांत से कहा और वो सब जेल से बाहर निकल आए। दूसरी ओर अस्पताल में श्रेयस और उसकी मां अभी भी श्रेयस के पिता के पास उम्मीद लगाए बैठे थे। तभी उनके कमरे में आर्यन आ गया। तुम यहां पर क्यों आए हो, श्रेयस की मां ने आर्यन से पूछा। वही जो सब करने आते हैं, मरीज को देखने आया हूं। ये कहते हुए आर्यन श्रेयस के पिता के बेड के चारों तरफ घूमने लगा। इसको देखकर लगता नहीं है कि ये बचेगा। तुम लोगों के पास तो वैसे भी पैसों की कमी है, फिर इसके इलाज पर अपने पैसे को क्यों वेस्ट कर रहे हो, कहते हुए आर्यन ने सारी दवाइयों को डस्टबिन में फेंक दिया। खबरदार, जो तुमने यहां पर आकर हमें परेशान किया, चले जाओ यहां से, श्रेयस की मां ने गुस्से में कहा। कोई भी मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करता है, आर्यन ने रौब से कहा और श्रेयस की मां को एक कसकर थप्पड़ मारा। श्रेयस की मां वहां गिर गई। जैसे ही वो उठी, आर्यन ने श्रेयस की मां को 3-4 और थप्पड़ जड़ दिए। श्रेयस की मां के होंठों के पास से खून निकलने लगा। बस करो, मेरी मां को मारना बंद कर दो। खबरदार, जो तुमने मेरी मां पर अब और हाथ उठाया तो, श्रेयस ने आर्यन से कहा और लड़खड़ाता हुआ कमरे के अंदर आया। तो क्या कर लोगे तुम? अबे तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। अब तो तुम एक आदमी भी नहीं रहे, कहते हुए आर्यन हंसने लगा और धक्का मारकर श्रेयस को जमीन पर गिरा दिया। तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अब मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। या तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, और अगर गलती से बच भी गए तो जिंदगी जीने लायक नहीं बचोगे। इतना कहकर आर्यन ने श्रेयस को एक लात मारी और कमरे से बाहर चला गया।
श्रेयस और उसकी माँ वहां अकेले बैठे रोते रहे। अस्पताल का कोई भी कर्मचारी या सिक्योरिटी गार्ड उनकी मदद के लिए नहीं आया। श्रेयस ने वार्ड में रखी हुई रुई से अपनी माँ के जख्मों को साफ किया। लगता है हम बेसहारों को सहारा देने वाला कोई भी नहीं है, श्रेयस की माँ ने रोते रोते कहा। चुप हो जाओ माँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, श्रेयस ने कहा। वो आर्यन ठीक ही कह रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता कोमा में हैं और हम दोनों में आर्यन और उसके गुंडों से लड़ने की जरा भी शक्ति नहीं है। हम कभी भी आर्यन और उसके रईस खानदान की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए, श्रेयस की मां ने कहा। तभी उनके कमरे में किसी के आने की आहट हुई। श्रेयस ने धीरे से पलट कर देखा। अपने सामने खड़े हुए उस आदमी को देखकर श्रेयस हैरान था। डर से ज्यादा उस कुरूप आदमी को देखकर उसके मन में घृणा उत्पन्न हो रही थी। मुझे पता है कि तुम्हारा नाम श्रेयस है और ये तुम्हारे माता पिता है। मुझे ये भी पता है कि आर्यन और उसके परिवार वालों ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम ऐसे रईस और बिगड़े लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर पाओगे। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाओ, तुम कभी भी उनसे जीत नहीं पाओगे, उस कुरूप आदमी ने कहा। श्रेयस को उसकी बातें सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने पूछा, मगर तुम हो कौन? मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। मैं इस पृथ्वी पर इकलौता ऐसा इंसान हूं जो तुम्हें इंसाफ दिला सकता है, उस कुरूप आदमी ने कहा। मैंने दो बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल पुलिस वालों को देखा है। जब वो मेरी मदद नहीं कर पाए तो भला तुम क्या कर लोगे, श्रेयस ने कहा। मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूं जो वो दोनों तुम्हारे लिए नहीं कर पाए, और तुम्हारे लिए मैंने एक बदला तो पहले ही ले लिया है। ये देखो उसका छोटा सा सबूत। कहते हुए उस कुरूप आदमी ने रिमोट उठाया और कमरे के टीवी को ऑन किया। टीवी पर न्यूज आ रही थी। न्यूज रिपोर्टर कह रही थी, आज जेल में एक असाधारण घटना हुई। जेल के एक कैदी ने अपना गला घोटकर आत्महत्या कर ली। जेलर और पुलिस को इस बात की कोई खबर नहीं थी। उस कैदी को अभी कुछ ही दिन पहले आर्यन और श्रेयस के केस में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की तलाश अभी भी जारी है। न्यूज सुनकर श्रेयस हैरान रह गया। ये कैसे पॉसिबल है? कोई अपना गला खुद कैसे घोट सकता है? श्रेयस बार बार यही कह रहा था। मैंने कहा था ना, मैं नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें यह काम करने का तरीका भी बता सकता हूं, उस कुरूप आदमी ने श्रेयस से कहा। मैं चाहता हूं कि आर्यन को एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिले। उसने मेरे परिवार को जितने जख्म दिए हैं उससे 10 गुना ज्यादा दर्द उसे मिले। वो इतना तड़प तड़प कर मरे कि मरते समय उसे पानी की एक बूंद तक नसीब ना हो। श्रेयस ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। आर्यन जैसे आदमियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या ये काम तुम खुद करना चाहोगे, उस कुरूप आदमी ने श्रेयस से पूछा। मगर मैं ये कैसे कर सकता हूं? मेरे शरीर में तो ताकत ही नहीं है, और एक आदमी की हत्या करने के बाद क्या मैं सुकून से जी पाऊंगा? श्रेयस ने लाचार होते हुए कहा, तुम्हें शक्तिशाली मैं बनाऊंगा। तुम्हें मैं वो विद्या दूंगा जिससे तुम अपना बदला ले सको। और हाँ, तुम किसी की हत्या नहीं कर रहे हो, तुम इस समाज की सफाई कर रहे हो। ये एक बहुत ही नेक काम है। तो बताओ मुझे, क्या तुम ऐसा करना चाहोगे, उस आदमी ने पूछा। श्रेयस ने थोड़ी देर सोचा और फिर उस आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है, कहते हुए कुरूप आदमी मुस्कुराने लगा। क्या श्रेयस सुनील के चंगुल में फंस जाएगा? क्या श्रेयस सुनील के कहने पर आर्यन का खून करेगा? क्या प्रशांत सुनील के इस षड्यंत्र को समझ पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वार्ड में खड़े सुनील ने श्रेयस को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया था।
सुनील की बातों को सुनकर श्रेयस के मन में उम्मीद जाग गई थी। उसने पूछा, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? क्या मैं वाकई में अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम वाकई में कितने पावरफुल हो। भले ही तुम्हें मुझ पर भरोसा ना हो, मगर जब तुम अपनी शक्ति को देखोगे तो तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाएगा। सुनील ने श्रेयस को बहकाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, श्रेयस ने कहा और सुनील के साथ चल दिया। श्रेयस की मां ने श्रेयस को रोका नहीं और वो वहीं पर रहकर उनके पिता की देखभाल करने लगी। सुनील श्रेयस को उस खंडहर जैसे स्कूल में ले आया। स्कूल में एक कुएं के पास जाकर सुनील ने अपने खून की एक बूंद कुएं में डाली और फिर उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। श्रेयस वो सब देखकर डर गया। देखते ही देखते कुएं से एक काले रंग का साया निकलने लगा। काले साए और सुनील के बीच में कुछ बातचीत हुई। श्रेयस कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो काला साया क्या था और उसकी और सुनील के बीच में क्या बात हो रही थी। तभी उसने सुनील की आवाज सुनी, मैं चाहता हूं कि इस बच्चे के पैर ठीक हो जाएं और इसकी नपुंसकता चली जाए, सुनील ने उस काले साए से कहा। और अगले ही पल श्रेयस को अपने शरीर में एक शक्ति का एहसास हुआ। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे पैर, मेरे पैर, अरे, मेरे पैर तो एकदम ठीक हो गए। अब मैं लड़खड़ा नहीं रहा और मुझ में और भी कुछ बदलाव हो रहा है। श्रेयस ने अपने आप को छूकर देखा। उसे कुछ पल तक विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर वो सुनील के पैरों में पड़ गया। तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं चुका पाऊंगा, कहते हुए श्रेयस की आंखें भर गई। उठ जाओ श्रेयस, ये तो कुछ भी नहीं है, असली विद्या तो अब तुम्हें मिलेगी, सुनील ने कहा और दोबारा काले साए की तरफ देखा। इस बच्चे को अदृश्य होने की ताकत दे दो। और अगले ही पल श्रेयस अचानक से अदृश्य हो गया। श्रेयस ने अपने हाथ पैर की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। स्कूल की कुछ खिड़कियों में कांच लगा था जो शीशे की तरह काम कर रहा था। श्रेयस ने अपनी छवि उसमें देखनी चाही, मगर उसमें उसे अपने कपड़े ही दिख रहे थे जो ऐसे लग रहे थे कि टंगे हुए थे। उसके शरीर का कोई भी अंग शीशे में नहीं दिख रहा था। अरे, ये क्या हुआ? मैं तो सचमुच में गायब हो गया, कहते हुए श्रेयस खिलखिलाकर हंसने लगा। मैंने कहा था ना, जब तुम अपनी असली ताकत देखोगे तब तुम खुद पर भरोसा करने लगोगे। क्या अब तुम्हें अपना बदला लेना है? सुनील ने अदृश्य श्रेयस से पूछा। हाँ, बिल्कुल, और अब उस घमंडी आर्यन को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, श्रेयस ने कहा। बढ़िया, अब मैं चाहता हूं कि तुम हमारे ग्रुप के साथ काम करो, सुनील ने श्रेयस से कहा। श्रेयस ने हामी भर दी। मैं हमेशा से कमजोर बच्चा रहा हूं, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। उन्हें लगता था कि अगर मैं पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बन जाऊंगा तो हमारे पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। मगर फिर आर्यन जैसा लड़का मेरी जिंदगी में आ गया। उसने मुझे और मेरे पिता दोनों को अपाहिज बना दी। उसकी वजह से तो मुझे स्कूल से भी निकाल दिया। मेरे जीवन का जो सपना था वो भी उसकी वजह से नष्ट हो गया, श्रेयस ने सुनील को बताया। वो सब तुम्हारा अतीत था, अब इस काले देवता ने तुम्हें एक अनोखी शक्ति दी है, सुनील ने कहा। हाँ, वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कपड़े हवा में टंगे हैं। तो क्या अगर मैं अपने कपड़े उतार दूं तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं यहां खड़ा हूं, श्रेयस ने सुनील से पूछा। सुनील ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ श्रेयस से कहा, तुम कोशिश करके देख सकते हो। श्रेयस ने अपने कपड़े उतार दिए और अब वो पूरी तरह से अदृश्य हो चुका था। खुशी के मारे श्रेयस पूरे स्कूल में दौड़ने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। दौड़ते दौड़ते जब वो थक गया तब सुनील के पास आकर रुका और कहा, आज मैं बहुत दिनों बाद अपने पैरों पर खड़ा हूं और दौड़ भी रहा हूं। मैं अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूं। तुमने तो चुटकी बजाते ही सब कुछ बदल दिया। ये सब इस कुएं के काले देवता की वजह से हुआ है। उसने तुम्हें अदृश्य रहने की शक्ति बस कुछ ही समय के लिए दी है। इस समय के अंदर तुम्हें अपने काम को पूरा करना होगा। याद रखना,
तुम सिर्फ अदृश्य हो, मगर तुम्हारी आवाज हर कोई सुन सकता है। मगर इसके बदले में तुम्हें कुएं के देवता को कुछ तो देना पड़ेगा। सुनील ने कहा, मैं भला किसी को क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो देने के लिए ना पैसे हैं और ना ही कुछ और। सुनील की बात सुनकर श्रेयस निराश हो गया। कुएं के देवता को पैसों से कोई लेना देना नहीं है। उसको तो बस एक बलि चाहिए, और आर्यन वो बलि बन सकता है। सुनील ने कहा, मैं आर्यन की बलि देने के लिए तैयार हूं। उसने जो मेरे साथ किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर आर्यन जैसे लड़के को छोड़ दिया गया तो वो मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब कर देगा। आर्यन की सही जगह इस कुएं में ही है। श्रेयस ने गुस्से से अपने दांत भींचते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ लोग नायाब वस्तुओं का संग्रह करते हैं। मैं तुम्हारे जैसे पीड़ित इंसानों का संग्रह करता हूं। अभी हम सब एक छोटा सा ग्रुप है, मगर धीरे धीरे हमारे ग्रुप के मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, जिससे ग्रुप और भी बड़ा हो जाएगा और हम सब ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। फिर हमें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। किसी भी दुखी और गरीब आदमी को देखकर कोई भी उसका शोषण नहीं कर पाएगा। तो बताओ, तुम मेरे साथ हो? सुनील ने श्रेयस से पूछा। बिल्कुल हूं, श्रेयस ने दृढ़ता से कहा। तुम्हारे पास सिर्फ एक रात का समय है। क्या तुम एक रात में अपना बदला ले पाओगे? सुनील ने पूछा। बदला लेने के लिए सिर्फ एक ही रात काफी है, श्रेयस ने जवाब दिया और वहां से जाने लगा। याद रखना, आज रात के बाद तुम्हारी अदृश्य होने की शक्ति चली जाएगी। जाओ और अपने काम को अंजाम देकर आओ, सुनील ने श्रेयस से कहा। श्रेयस स्कूल के खंडहर से निकलकर शहर की भीड़ भाड़ में आ गया था। उसने समय का अनुमान लगाया। लगता है रात के 11 बज रहे होंगे। इस समय तो आर्यन जैसे लोग किसी नाइट क्लब या पब में पड़े होंगे। मुझे पता है कि आर्यन यहाँ के सबसे महंगे पब में जाता होगा। मैं भी वहां जाकर उसका इंतजार करता हूँ, श्रेयस ने खुद से कहा। इतना कहते हुए श्रेयस शहर के कुछ महंगे क्लब में जाकर आर्यन को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक क्लब के बाहर आर्यन की गाड़ी खड़ी देखी। मैं सावधानी से अंदर जाता हूँ। वैसे तो मुझे कोई देख नहीं सकता, मगर मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरे खिलाफ कोई सबूत बने, श्रेयस ने सोचा, और वो बड़ी सावधानी से क्लब के अंदर चला गया। उसने देखा कि लड़कों का एक ग्रुप क्लब में जा रहा था। वो उन्हीं के साथ अदृश्य होकर क्लब के अंदर चला गया। क्लब के अंदर का माहौल देखकर श्रेयस की आंखें चौंधिया गई। इस क्लब के अंदर तो लगता है एक नई दुनिया है। मैंने ऐसी जगह अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। मेरे पास कभी इतने पैसे थे भी नहीं कि मैं यहां आता। खुद से कहते हुए श्रेयस ने अपनी नजर चारों तरफ क्लब में घुमाई। चमकीली लाइट, तेज म्यूजिक के बीच लड़के और लड़कियां नाच रहे थे। श्रेयस ने क्लब के अंदर खड़े हुए लड़के लड़कियों को गौर से देखा। सब नशे में धुत थे और डांस कर रहे थे। उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई, लेकिन उसे आर्यन कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसने कुछ लड़कों को एक दरवाजे के पीछे की तरफ जाते हुए देखा। ये कैसा दरवाजा है? ये किसी बाथरूम का दरवाजा तो नहीं लग रहा। जरूर ये किसी सीक्रेट जगह खुलता होगा। अगली बार जब कोई इस दरवाजे के अंदर जाएगा तो मैं भी उसके साथ खुलूंगा। मैं नहीं चाहता कि सीसीटीवी में सिर्फ दरवाजे का खुलना और बंद होना कैप्चर हो जाए, श्रेयस ने सोचा। कुछ ही मिनट बाद श्रेयस को वो मौका मिल गया। जैसे ही कुछ लड़के उस दरवाजे को खोलकर अंदर गए, श्रेयस भी उनके साथ चला गया। दरवाजे के पीछे की दुनिया और भी अनोखी थी। श्रेयस ने देखा कि वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे कैबिन बने हुए थे। हर कैबिन में कुछ लड़के और लड़कियां घुल मिल कर बैठे हुए थे। श्रेयस ने एक कैबिन में झांका तो वहां बैठे कुछ लड़के और लड़कियां ड्रग्स ले रहे थे और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। आर्यन भी जरूर यहीं कहीं होगा। मैं उसको ढूंढ कर रहूंगा, श्रेयस ने सोचा। तभी अचानक श्रेयस के कानों में एक जानी पहचानी हंसी पड़ी। हाँ, ये आवाज जरूर आर्यन की है, कहते हुए श्रेयस पीछे वाले कैबिन में गया। वहां आखिरी कैबिन में श्रेयस ने आर्यन को देखा। कैबिन में आर्यन 3-4 लड़कियों के साथ बैठा था। उनमें से एक लड़की ड्रग्स का नशा भी कर रही थी, तो दूसरी लड़की आर्यन के लिए गिलास में शराब निकाल रही थी। ये है आज की दुनिया। जिस आदमी को इतना पैसा मिला है उसे जिंदगी की कोई कदर नहीं है, और जिनके पास पैसा नहीं है उसे हर मिनट मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मगर अब इस आर्यन जैसे घमंडी, रईस और बिगड़ैल बच्चों का अंत शुरू हो जाएगा।
श्रेयस ने कठोरता से आर्यन की तरफ देखा और मन में सोचा। श्रेयस आर्यन का अकेले होने का इंतजार करने लगा। मुझे इसे अकेले में ही मारना पड़ेगा। यहां तो लगता नहीं कि कोई इसे अकेला छोड़ेगा, मगर जिस तरह से यह शराब पी रहा है, यह जरूर जल्द ही बाथरूम जाएगा। हाँ, ये सही है। मैं बाथरूम में जाकर आर्यन का इंतजार करता हूँ। वही सही जगह रहेगी आर्यन का काम तमाम करने के लिए, श्रेयस ने कहा और वहां से निकलकर आदमियों के बाथरूम में जाकर आर्यन का इंतजार करने लगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो कुछ ही समय में आर्यन बाथरूम आएगा। मुझे उसको मारने के लिए कोई तरकीब सोचनी चाहिए। श्रेयस ने बाथरूम में इधर उधर देखते हुए कहा, भले ही मुझ में कितनी ताकत क्यों ना हो, मैं उससे लड़ाई करके उसको मार नहीं पाऊंगा। मेरे पास पिस्तौल या चाकू जैसी चीज भी नहीं है। कुछ तो ढूंढना पड़ेगा जिससे उस पर वार किया जा सके, श्रेयस ने कहा। श्रेयस ने बाथरूम में रखे हुए डस्टबिन को देखा। उसके अंदर एक टूटी हुई बोतल पड़ी थी। अरे वाह, इस बियर की बोतल की कांच से मेरा काम बन जाएगा, श्रेयस ने बोतल को देखते हुए कहा। श्रेयस कांच का टुकड़ा उठाने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया, अगर मैंने इस कांच के टुकड़े को पकड़ा तो वो हवा में तैरता हुआ महसूस होगा और कोई भी उसे देखकर डर जाएगा और यहां से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस कांच के टुकड़े को तभी उठाऊंगा जब आर्यन अंदर आएगा और 1 सेकंड में उस पर वार कर दूंगा, श्रेयस ने कहा। श्रेयस को अपने बनाए हुए प्लान पर भरोसा हो गया और वो एक कोने में बैठकर आर्यन का इंतजार करने लगा। जब काफी समय बीत गया तो श्रेयस को अपने प्लान पर शक होने लगा। एक बार उठकर देखता हूं कि कहीं आर्यन क्लब से चला तो नहीं गया, कहते हुए श्रेयस दरवाजे की तरफ बढ़ा। श्रेयस के दरवाजा खोलने से पहले ही वो दरवाजा खुल गया और आर्यन अंदर आया, जो कि नशे में धुत था। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बहुत अच्छा हुआ आर्यन जो तुम बाथरूम के अंदर आ गए, क्योंकि अब ये बाथरूम ही तुम्हारी कब्र बन जाएगी, श्रेयस ने मुस्कुराते हुए सोचा। आर्यन जल्दी करो, बाथरूम में सो मत जाना, बाहर से एक लड़की की आवाज आ रही थी। आर्यन हंसते हुए लड़खड़ाता हुआ टॉयलेट के पास गया, फिर कोई गाने की धुन गुनगुनाते हुए यूरिनल के पास खड़ा हो गया। यही मौका है, श्रेयस ने कांच के टुकड़े को उठाते हुए सोचा। आर्यन दीवार की तरफ देख रहा था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि एक कांच का टुकड़ा सीधे उसकी गर्दन की तरफ पड़ रहा था। ये है तुम्हारी करनी का फल, अब इसका भी मजा उठाओ, श्रेयस ने धीरे से आर्यन के कान में फुसफुसाया। क्या श्रेयस आर्यन को मारने में सफल हो पाएगा? क्या श्रेयस आर्यन से अपना बदला ले पाएगा? क्या प्रशांत श्रेयस को रोक पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। नींद में प्रशांत ने फोन उठाकर देखा तो फोन रक्षित का था। उसने सोई हुई आवाज में फोन उठाकर कहा, हेलो रक्षित, इतनी रात में क्या हो गया? प्रशांत जल्दी उठो और यहाँ क्लब में आओ, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, यहाँ एक मर्डर हुआ है, रक्षित ने प्रशांत से कहा। खून? किसका खून? प्रशांत ने हड़बड़ाते हुए पूछा। आर्यन का। इससे ज्यादा मैं तुम्हें फोन पर कुछ नहीं बता सकता, जल्दी से क्लब में आ जाओ, कहते हुए रक्षित ने फोन काट दिया। आर्यन के मर्डर की बात सुनकर प्रशांत की नींद हवा हो गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और मौकाए वारदात पर पहुंच गया। क्लब में पहुंचते ही प्रशांत ने देखा कि पूरे क्लब को खाली कर दिया गया था। अब वहां पर सिर्फ पुलिस की टीम थी और आई विटनेसेस। इधर आओ प्रशांत, मर्डर बाथरूम में हुआ था, आओ देखो, रक्षित ने प्रशांत के पास आते हुए कहा और उसे जेंट्स टॉयलेट की तरफ ले गया। प्रशांत इधर उधर बारीकी से देखते हुए बाथरूम तक पहुंचा। बाथरूम के दरवाजे के पास आर्यन की लाश पड़ी थी। लगता है किसी ने इसका गला काट दिया है, रक्षित ने प्रशांत से कहा। प्रशांत अपने घुटनों पर बैठकर लाश को बारीकी से देखने लगा। गला किस चीज से काटा गया? प्रशांत ने घाव को देखते हुए कहा। कांच के टुकड़े से, वो टुकड़ा हमारे पास है, रक्षित ने कहा और एक कांस्टेबल के हाथ से प्लास्टिक की जिप बैग में रखा हुआ बियर की बोतल का टुकड़ा हाथ में लिया। लेकिन एक अजीब बात है इसमें, इस कांच के टुकड़े पर किसी भी तरह के उंगलियों के निशान नहीं मिले, रक्षित ने बताया, और मिलेंगे भी नहीं। खूनी इतना बेवकूफ नहीं है। उंगली के निशान अगर चाहिए तो बाथरूम के दरवाजे और क्लब के बाकी दरवाजों को चेक करो, प्रशांत ने कहा।
सीसीटीवी में कुछ दिखा? प्रशांत ने रक्षित से पूछा। नहीं, वही सेम प्रॉब्लम। सीसीटीवी में कुछ अजीब नहीं दिखा। रक्षित ने सर हिलाते हुए कहा। अच्छा, तो वापस किसी अदृश्य कातिल ने खून किया है। मगर मुझे फिर भी सीसीटीवी फुटेज देखना है, प्रशांत ने कहा। हमने सीसीटीवी फुटेज को कई बार खंगाला है। जितने भी लोग आज पूरे दिन में क्लब में आए थे, उन सबको पुलिस ने बाहर बैठा रखा है। सबके बयान भी ले लिए हैं, रक्षित ने कहा। फिर भी मुझे फुटेज दिखाओ, प्रशांत ने कहा। तुरंत एक लैपटॉप में वहां का सीसीटीवी फुटेज प्ले किया गया। प्रशांत ने फुटेज को बारीकी से स्कैन किया। तो इसका मतलब आर्यन 2 लड़कियों के साथ बाथरूम तक आया, उसके बाद ये बाथरूम में अकेला गया और ये दोनों लड़कियां बाहर उसका इंतजार करने लगी। और थोड़े समय बाद आर्यन की चीख सुनाई दी और खून बहने लगा। शायद खून को देखकर वो 2 लड़कियां डर गई और वहां से चली गई। क्या उसके बाद बाथरूम से और कोई बाहर निकला था? प्रशांत ने पूछा। हाँ, उसके बाद कई लोग बाथरूम में गए भी थे और बाहर भी आए। उन सबको भी हमने बैठाकर रखा है पूछताछ करने के लिए, रक्षित ने बताया। प्रशांत ने वीडियो को फिर से रिवाइंड किया और स्लो स्पीड पर प्ले किया। जब ये 2 लड़कियां बाहर वेट कर रही थी, तब दरवाजा खुलता है और उनके बाल थोड़े से उड़ते हैं। प्रशांत ने इशारे से रक्षित को स्क्रीन पर दिखाया। अरे हाँ, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो क्या यह अदृश्य शक्ति थी जो बाथरूम से बाहर निकली? रक्षित ने पूछा। हो सकता है। एक काम करो, इसके बाद क्लब के बाहर के भी सीसीटीवी वीडियो चेक करो। देखो कहीं पर हवा से कोई दरवाजा खुला या बंद हुआ है क्या? प्रशांत ने कहा। रक्षित तुरंत उस काम में लग गया और प्रशांत वापस बाथरूम में आया। तब तक फॉरेंसिक टीम ने लाश को वहां से हटा दिया था। वहां पर अभी भी आर्यन का खून पड़ा हुआ था। प्रशांत ने खून के एक निशान को ध्यान से देखा और रक्षित को बुलाया। रक्षित तुरंत वहां पहुंचा और प्रशांत ने वहां पड़े खून के पास इशारा करते हुए कहा। ऐसा लग रहा है कि मरते मरते आर्यन अपनी उंगली से कुछ लिखना चाह रहा था। लाश उठाने के बाद अभी ये निशान दिख रहा है। इससे पहले हमारा ध्यान इस पर नहीं गया। क्या वो यहां पर कुछ लिखकर हमें कातिल के बारे में बताना चाह रहा था? रक्षित ने भी निशान को ध्यान से देखते हुए कहा। लगता तो ऐसे ही है। शायद नाम लिखना चाहता था, मगर पहला अक्षर भी पूरा नहीं लिख पाया। रा रा जैसा कुछ दिख रहा है, प्रशांत ने बहुत ध्यान से देखते हुए कहा। तभी प्रशांत का माथा ठनका। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और श्रेयस को फोन लगाया, लेकिन श्रेयस का फोन नंबर नहीं लग रहा था। दिस नंबर इज टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस। जब बार बार यही रिकॉर्ड मैसेज बजने लगा तो प्रशांत ने फोन को काट दिया। सुबह जाकर श्रेयस से मिलता हूं, प्रशांत ने सोचा। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आया और उसने रक्षित के कान में कुछ कहा। रक्षित तुरंत प्रशांत के पास आया और बोला, प्रशांत, जल्दी से सीसीटीवी फुटेज देखने चलो, कुछ और भी मिला है। सीसीटीवी के कमरे में जाकर रक्षित और प्रशांत फिर से फुटेज देखने लगे। इस बार प्रशांत के कहे अनुसार बाहर के फुटेज को भी बारीकी से देखा गया था। फिर एक पुलिस वाले ने इशारा करके बताया, सर, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये तो बाहर के फायर एस्केप का फुटेज है। ऐसा लगता है जैसे हवा से दरवाजा खुला, मगर फिर ये शोर कैसा आ रहा है? रक्षित ने फुटेज को देखते हुए कहा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा है और फिर किसी के भागने की आवाज आ रही है। वो जो भी था फायर एस्केप के रास्ते से भाग गया। एक काम करो, फायर एस्केप के दरवाजे पर भी फिंगरप्रिंट होंगे, उनको फॉरेंसिक की जांच के लिए भेज दो, प्रशांत ने कहा। किसी भी आई विटनेस ने कुछ बताया? प्रशांत ने पूछा। ऐसा कुछ तो नहीं बताया जिससे हमारा कुछ काम बन सके, रक्षित ने जवाब दिया। मुझे उन 2 लड़कियों से बात करनी है जो बाथरूम के बाहर रुकी थी, प्रशांत ने कहा। रक्षित ने कांस्टेबल को इशारा करके उन लड़कियों को अंदर बुलाया। एक बात बताओ, जब आर्यन अंदर गया था तो तुमने कुछ सुना था? प्रशांत ने उन 2 लड़कियों से पूछा। आर्यन जब गया तो वो काफी नशे में था। कोई तो गाना गुनगुना रहा था। फिर अचानक ही उसके गाने की आवाज रुक गई और वो कुछ बुदबुदाने लगा। हमें ठीक से समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद जब खून बाहर बहने लगा तो हम डरकर भाग गए। उसमें से एक लड़की ने सहमे हुए पूरा वाक्या बताया। क्या अंदर से लड़ाई झगड़े की कोई आवाज आई थी? प्रशांत ने पूछा। लड़ाई की आवाज तो नहीं आई, मगर ऐसा लग रहा था जैसे
किसी ने आर्यन का मुंह बंद कर दिया हो। दूसरी लड़की ने जवाब दिया। प्रशांत ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम दोनों जा सकती हो। वो लड़कियां वहां से चली गई। उसके बाद प्रशांत रक्षित से मिला और बोला, अब मैं चलता हूं। फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट की जब कोई रिपोर्ट आ जाए तो मुझे बता देना। ये कहते हुए प्रशांत वहां से निकला और अपने घर ना जाकर मेनका से मिलने उसके घर पहुंच गया। अरे प्रशांत, तुम इतनी सुबह सुबह? सब कुछ ठीक तो है ना? प्रिया और विजय नहीं दिख रहे तुम्हारे साथ? मेनका ने पूछा। मैं एक केस के सिलसिले में रात में ही घर से बाहर गया था। प्रिया और विजय अभी घर में शायद सो रहे होंगे। उनको उठाना ठीक नहीं समझा। प्रशांत ने कहा, आओ अंदर आओ, बताओ मुझसे क्या काम है तुम्हें? मेनका ने प्रशांत को घर के अंदर बुलाते हुए पूछा। दरअसल इस केस में दो नाबालिग बच्चे इन्वॉल्व हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक बच्चे से बातचीत करने चलो। मैं उससे सवाल जवाब करूंगा, मगर तुम बहुत ध्यान से उस बच्चे का साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना। जरूरत पड़ी तो तुम भी उससे सवाल करना। प्रशांत ने कहा। मेनका प्रशांत के साथ चलने को राजी हो गई। वो तैयार हुई और अगले आधे घंटे में वो दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच गए और वार्ड में जाकर श्रेयस से मिले। श्रेयस, कैसे हो? लगता है तुम्हारे पिता की हालत में अब काफी सुधार है और अब तो तुम्हारी मां भी स्वस्थ दिख रही है। प्रशांत ने कहा, हाँ, डॉक्टर ने कहा कि अब उनकी हालत सुधर रही है। हो सकता है कुछ दिनों में डिस्चार्ज भी मिल जाए। श्रेयस ने कहा। मैं तुम्हें आर्यन के बारे में बताने आया था श्रेयस। क्या तुम्हें पता है कि आर्यन का किसी ने मर्डर कर दिया है? कहते हुए प्रशांत ने श्रेयस के हाव भाव पर गौर किया। क्या? आर्यन का मर्डर? ये किसने किया और कैसे? श्रेयस ने हैरान होते हुए पूछा। क्या तुम्हें पता है कि उसकी मौत कैसे हुई? प्रशांत ने श्रेयस से पूछा। ये ये मुझे कैसे पता होगा? ये तो पुलिस बता सकती है ना? श्रेयस ने जवाब दिया। प्रशांत ने ध्यान दिया कि यह कहते हुए श्रेयस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उसकी खुशी सबके सामने जाहिर ना हो। किसी ने उसका गला काट दिया है, प्रशांत ने बताया। तो तो क्या किलर पकड़ा गया? श्रेयस ने तुरंत ही पूछा। पुलिस किलर को ढूंढ रही है। फॉरेंसिक का कहना है कि आर्यन को मारने वाले की कदकाठी करीब 5.5 फुट की होगी। शायद वो तुम्हारे जितना ही लंबा होगा। प्रशांत ने कहा। मेरे हाइट के तो बहुत लड़के होंगे, और वैसे भी मैं कल रात से यहीं अस्पताल में अपने पिताजी के साथ बैठा हूं। तुम चाहो तो किसी से भी पूछ सकते हो। श्रेयस ने अपनी सफाई देते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता कि आर्यन का खून रात में हुआ था? ये बात तो मैंने तुम्हें नहीं बताई। प्रशांत ने तुरंत श्रेयस की बात को पकड़ा। नहीं, वो तो मैं बस अनुमान लगा रहा था। श्रेयस थोड़ा झेप कर बोला। वैसे सच बताओ, आर्यन की मौत के बारे में सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? प्रशांत ने बोला। अगर तुम सच ही सुनना चाहते हो तो सुनो। आर्यन और मेरी कभी नहीं बनती थी। उसने मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी खराब कर दी। और वो खुद भी एक बहुत ही बिगड़ैल लड़का था। सारी गैर कानूनी हरकतें करता था। कभी ना कभी तो उसके साथ ऐसा होना ही था। मुझे उसकी मौत के बारे में सुनकर जरा भी दुख नहीं हो रहा। श्रेयस ने जवाब दिया। देखो श्रेयस, तुम एक अच्छे लड़के हो। किसी के भी बहकावे में आकर कोई गलत कदम मत उठाना। प्रशांत ने श्रेयस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अगर मैं अच्छा लड़का हूं तो मुझे स्कूल से क्यों निकाला गया, और वो भी मेरी बिना किसी गलती के? अगर मैं अच्छा लड़का हूं तो मुझे पीट कर मेरी अपाहिज जैसी हालत क्यों की? अगर मैं अच्छा लड़का हूं तो मेरे बाप को क्यों इतना मारा गया कि वो कोमा में चले गए? क्या अच्छे लड़कों के साथ ऐसा ही होता है? श्रेयस ने प्रशांत से गंभीरता से पूछा। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जिंदगी में गलत काम करो। एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का फल जरूर मिलेगा। प्रशांत ने कहा। क्या मिला था फल मेरी अच्छाई का? तुमने भी तो मेरी मदद की थी ना केस लड़ने के लिए। क्या हुआ? क्या हम वो केस जीत पाए? क्या हमारा कुछ भी भला हो पाया? तुम भी कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारा साथ देने के बाद भी मेरे पापा की इतनी बुरी हालत हो गई। श्रेयस की आवाज में गुस्सा भरा हुआ था। देखो श्रेयस, जिंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान भी बुरा बन जाए। प्रशांत ने कहा, एक बात बताओ, अगर जिंदगी तुम्हें दो रास्ते देती है, जिसमें से एक रास्ता बुराई की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता सुरंग में जाकर बंद हो जाता है, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, तो तुम क्या चुनोगे? श्रेयस ने पूछा। प्रशांत के पास श्रेयस के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, मगर श्रेयस से बात करके प्रशांत को समझ में आ गया था कि आर्यन की मौत में श्रेयस का हाथ तो था, लेकिन वो क्या था, ये प्रशांत अभी भी समझ नहीं पा रहा था। तुम अपना ख्याल रखना श्रेयस, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कहते हुए प्रशांत मेनका को लेकर वहां से चला गया। अस्पताल के बाहर खड़े होकर प्रशांत ने मेनका से पूछा, तुम्हें क्या लगता है श्रेयस के बारे में? मैंने श्रेयस को बारीकी से ऑब्जर्व किया, बोलते समय उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके हाव भाव को भी नोट किया। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि आर्यन के मर्डर से श्रेयस को किसी तरह का फायदा हुआ है, मेनका ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लगा, उसकी बातों में कहीं भी डर या दुख नहीं था। प्रशांत ने कहा, दुख तो छोड़ दो, उसको तो खुशी हो रही थी, और खुशी इस बात की नहीं थी कि आर्यन मर गया। उसको खुशी इस बात की थी कि उसको किसी तरह की सफलता मिली है। ऐसा कोई काम जो वो पहले नहीं कर सकता था, आज वो उसने सफलता के साथ कर दिखाया है, और वो उसने इतनी सफाई से किया है कि पुलिस को भी कोई खबर नहीं है। मुझे लगता है कि श्रेयस ने ही आर्यन को मारा है। तुम ठीक कह रही हो, मुझे लगता है कि तुम्हें श्रेयस से अकेले में बात करनी चाहिए। हो सकता है वो तुम्हें ऐसी कोई बात बता दे जो वो मुझे नहीं बता पा रहा। उसे पता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और उसके बयान को कोर्ट में इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या तुम एक बार उससे बात करोगी? प्रशांत ने मेनका से पूछा। क्या प्रशांत आर्यन की मौत की गुत्थी सुलझा पाएगा? क्या प्रशांत श्रेयस की सच्चाई को सबके सामने ला पाएगा? क्या मेनका श्रेयस से उसका जुर्म कबूल करा पाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। लेकिन अगर श्रेयस ही कातिल है तो फिर वो सीसीटीवी फुटेज में क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं मिल पा रहा? सरकारी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई मेनका प्रशांत से बोली, हो सकता है श्रेयस के पास गायब होने की कोई कला हो। वैसे ये बात मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, बस अनुमान लगा रहा हूं। प्रशांत ने कहा, तुम बीच में सुनील का भी जिक्र कर रहे थे, तुम्हें नहीं लगता कि इस केस में सुनील का कोई हाथ हो? मेनका ने पूछा। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि इस केस का मास्टरमाइंड सुनील हो सकता है? प्रशांत ने हैरानी से पूछा। हो सकता है, क्योंकि सुनील जैसे लोग जिन्होंने जिंदगी में समाज में भेदभाव और तिरस्कार पाया हो, वो अक्सर असामाजिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वो अक्सर पूरे समाज से बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। समाज के खिलाफ काम करने में उन्हें एक तरह का आनंद मिलता है। और यही नहीं, ऐसे लोग अपने आप को मजबूत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और तब तक ऐसी हरकतें करते रहते हैं जब तक वो अपने खास मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। मेनका ने कहा, खास मकसद मतलब? प्रशांत ने पूछा। समाज को अपने इशारों पर नचाने का मकसद, अपने कानून और तौर तरीकों से समाज को चलाने का मकसद, कुल मिलाकर दुनिया पर राज करने का मकसद, मेनका ने कहा। प्रशांत के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। उसने मन में सोचा, अगर वो अपने ऐसे मकसद में कामयाब हो जाएगा तो दुनिया को तो वो बर्बाद कर देगा। मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा। फिर उसने मेनका की तरफ देखा और बोला, चलो मेनका, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ये कहते हुए दोनों वहां से आगे चलने लगे। जैसे ही वो थोड़ी दूर चले, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर चल रहे टीवी की न्यूज ने उन्हें चौंकाया। वो दोनों रुककर वो न्यूज देखने लगे। टीवी में न्यूज चल रही थी, कल रात कटारिया ग्रुप के मालिक के इकलौते बेटे आर्यन की एक क्लब में बेदर्दी से हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार अभी तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिला है। यह सुनकर प्रशांत हैरानी से बोला, कमाल है, पुलिस को भी ना ये बयान देने की इतनी जल्दी पड़ी है। अभी केस की तहकीकात चल रही है और ये लोग बयान दे रहे हैं। तभी प्रशांत के मोबाइल पर नोटिफिकेशन वाली बीप बजी। प्रशांत ने नोटिफिकेशन पर नजर डाली तो हैरान हो गया। मेनका ने पूछा, क्या हुआ प्रशांत? प्रशांत ने उसको फोन पर कुछ दिखाते हुए कहा, देखो, सोशल मीडिया में सब तरफ बस आर्यन की मौत की खबर ही चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मीडिया को पैसा खिलाकर न्यूज चलवाई जा रही है।
मेनका बोली। ये तो आजकल आम बात है, हो भी सकता है, प्रशांत ने कहा। नहीं नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है मीडिया को खरीदना, तगड़ा पैसा खर्च होता है मेनका। तो कटारिया ग्रुप के लिए पैसा खर्च करना कौन सी बड़ी बात है, बहुत पैसा है उनके पास, मेनका ने कहा। प्रशांत ने कुछ सोचा और बोला, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मीडिया में लगातार हर जगह खबर चलाकर आर्यन के फादर शायद पुलिस पर दबाव बनाना चाह रहे होंगे, जो कि ठीक नहीं है। तभी प्रशांत के मोबाइल पर नोटिफिकेशन की बीप फिर से बजी। प्रशांत ने फिर से फोन चेक किया और फिर चिढ़कर बोला, अब ये रिपोर्ट देखो, इसमें बता रहे हैं कि आर्यन एक बुरा इंसान था जो पैसे के बल पर लोगों को डराता धमकाता था और दादागिरी करता था। प्रशांत मेनका को अपने फोन पर आए वीडियोज और रिपोर्ट दिखाता जा रहा था। अब ये रिपोर्ट देखो, इसमें पब्लिक से मदद मांगी जा रही है आर्यन के कातिलों को पकड़ने के लिए। हद है यार। उसने फोन बंद किया। मेनका बोली, ये तो गलत बात है, कहीं आर्यन को मासूम तो कहीं बदमाश दिखाया जा रहा है, पब्लिक तो कंफ्यूज हो जाएगी ना। प्रशांत बोला, यही बात तो मीडिया नहीं समझता कि इस तरह की दोगली रिपोर्टिंग का कितना बुरा असर पड़ता है समाज पर, खास तौर पर छोटे बच्चों पर, जिनको अभी सही गलत की पहचान तक नहीं है। वो इन खबरों से कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लोगों को अपना हीरो मान बैठते हैं और गलत राह पर चलने लगते हैं। ये बातें करते करते दोनों सड़क पर आगे जा रहे थे। तभी प्रशांत के मोबाइल पर फोन आया। प्रशांत ने फोन पर नाम देखा। अरे, रक्षित सर का फोन। ये कहते हुए उसने फोन उठाया और सामने से रक्षित ने उसे कुछ कहा, जिससे प्रशांत टेंशन में आ गया। जैसे ही उसने फोन रखा, मेनका ने पूछा, क्या हुआ प्रशांत, कोई टेंशन? प्रशांत बोला, मुझसे ज्यादा टेंशन में तो रक्षित है। बोल रहा था आर्यन की मौत की खबर कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ गई है और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और ऊपर से दबाव भी बढ़ रहा है। मंत्रियों के फोन आ रहे हैं, केस को जल्दी सॉल्व करो। अब मेरे हाथ में कोई सबूत हो तो केस सॉल्व करूं ना। प्रशांत सोचने लगा कि अगर श्रेयस किसी तरह आर्यन के मर्डर में इन्वॉल्व है तो अब वो उन गुंडों को टारगेट करेगा जिन्होंने उसके पिता पर हमला किया था और उसे बुरी तरह जख्मी किया था। वो गुंडे अभी भी जेल में बंद थे। प्रशांत ने जल्दी से वहां पर जाने की सोची। प्रशांत को सोच में डूबा देखकर मेनका बोली, प्रशांत रिलैक्स, अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। प्रशांत ने पूछा, मेरी मदद करना चाहती हो सचमुच? मेनका खुश होकर बोली, हाँ सचमुच। प्रशांत बोला, तो इतना करो कि हमेशा अपना ख्याल रखना। मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मेनका बड़बड़ाई, तो तुम जिम्मेदारी उठाना चाहते कहां हो? ट्रैफिक के शोर में प्रशांत उसका बड़बड़ाना सुन नहीं पाया। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। अब जल्दी से मुझे मेरे क्लिनिक पर छोड़ दो, मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। जो हुकुम साइकोलॉजिस्ट साहिबा, प्रशांत ने झुककर सलाम करते हुए कहा और मेनका हंस पड़ी। प्रशांत ने जल्दी से एक टैक्सी बुलाई। दोनों अंदर बैठे। थोड़ी देर में प्रशांत ने टैक्सी से मेनका को उसके क्लिनिक पर छोड़ा और खुद उस जेल की तरफ गया जहां आर्यन के साथी कैद थे। ये वही गुंडे थे जिन्होंने श्रेयस के पिता पर हमला किया था। जेल में जाकर प्रशांत ने सबसे पहले जेलर से बात की। जेलर साहब, आपको एक तकलीफ देनी है। जेलर बोला, कहिए प्रशांत, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? प्रशांत बोला, ये जो आर्यन के गुंडे आपकी जेल में बंद है ना, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। जेलर ने चौंक कर पूछा, क्यों प्रशांत साहब, कोई धमकी मिली है क्या कहीं से, फोन पर? प्रशांत बोला, धमकी तो नहीं मिली, लेकिन वो श्रेयस जिस पर हमें शक है वो उन गुंडों से बदला लेने यहां भी आ सकता है। यह सुनकर जेलर जोर से हंसा। अरे प्रशांत साहब, मेरी जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी टाइट सिक्योरिटी है। और फिर क्या वो श्रेयस कोई भूत है जो इतनी सिक्योरिटी होते हुए यहां आकर उनसे बदला लेगा? प्रशांत उस जेलर को कैसे समझाता कि इस केस में भूत के इन्वॉल्व होने के भी चांस है। उसने जेलर को समझाते हुए कहा, चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आपको आपकी जेल की सिक्योरिटी पर भरोसा है। मेरा फर्ज था आपको आगाह करना। अब मुझे इजाजत दीजिए। प्रशांत के वहां से जाते ही एक कांस्टेबल आया और जेलर से बोला, साहब जी, कल रात से एक कैदी बड़ा तंग कर रहा है, कह रहा है मेरी सिक्योरिटी बढ़ाओ। जेलर ने पूछा, कौन है वो कैदी? सिपाही बोला, बंटी नाम है उसका, वो आर्यन का गुंडा है। जेलर ने पूछा,
वो अपनी सिक्योरिटी क्यों बढ़वाना चाहता है? बंटी बोल रहा था कि उसने कल रात एक सपना देखा है कि वो श्रेयस उसकी जान लेने के लिए उसका पीछा कर रहा है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग कर रहा है। कांस्टेबल बोला। जेलर जोर से हंसा और बोला, अबे बावला हो गया है क्या वो बंटी? सपना देखा इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दे? और कोई काम नहीं बचा हमारे पास? पास में मौजूद और पुलिस वाले भी हंसने लगे, लेकिन शिकायत लाने वाला कांस्टेबल सीरियस था। जेलर ने उस कांस्टेबल से कहा, अरे शक्ल क्या देख रहा है? उसको जाकर बोल दे सपना देखकर कोई नहीं मरा आज तक, कुछ नहीं होगा उसे। कांस्टेबल मुंह लटकाकर वहां से चला गया। लेकिन उसी रात जब सारे कैदी सो रहे थे और ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल्स भी सो रहे थे, तभी अचानक बंटी जोर से नींद में चिल्लाया, वो वो आ रहा है मुझे मारने के लिए। वो श्रेयस मुझे मारने आ रहा है। कोई कोई बचाओ, कोई बचाओ। बंटी की चीख से जेल के सारे कैदी और कांस्टेबल सब उठ गए। जेलर भी भागता हुआ आया और बोला, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? वो कांस्टेबल भी वहां मौजूद था जिसने बंटी के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की थी। उसने जेलर से कहा, साहब जी, इसने फिर सपना देखा है कि श्रेयस इसको मारने आ रहा है। बंटी अभी भी नींद में था और लगातार चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ, श्रेयस से बचाओ, श्रेयस से बचाओ। एक दूसरा कैदी बोला, अरे जेलर साहब कोई इंतजाम करो इसका, अरे नींद खराब कर रखी है इसने। घर में बीवी चिल्लाती रहती है, सोने नहीं देती। सोचा था जेल चलकर थोड़ा आराम कर लूंगा, अब जेल में भी आराम नहीं करेंगे तो कहां करेंगे हम आराम? जेलर उस कैदी पर भड़का, अबे चुप कर, सरकार का जमाई लगता है क्या तू है? और तेरे आराम के लिए बनाई है सरकार ने जेल। फिर जेलर ने कांस्टेबल को देखा और बोला, अरे बिल्कुल ही बावला हो गया क्या बंटी है? कल सुबह ही भेजूंगा इसको पागल खाने चेकअप के लिए। अभी सब लोग जाओ, ठीक है, चिल्लाने दो उसको। अगली सुबह जेलर ने बंटी को पागल खाने भेज दिया। वहां उसका चेकअप करने के बाद और उसकी हरकत सुनने के बाद यह तय किया गया कि कुछ दिनों के लिए बंटी पागल खाने में ही रहेगा। लेकिन बंटी वहां नहीं रहना चाहता था। वो अब भी वही कह रहा था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। पागल खाने के दो वार्ड बॉयज ने उसको पकड़कर बेड पर लिटा दिया और बोला, ए, ए पागल, चुपचाप लेट जा, वरना बिजली के झटके लगा के तुझे पूरा पागल कर देंगे। बंटी घबरा के चुपचाप बेड पर लेट गया और उसी के वार्ड में दो और पागल थे, एक करीब 60 साल का बूढ़ा और दूसरा करीब 30 साल का जवान आदमी। दोनों उसे गौर से देख रहे थे। वो जवान पागल आदमी बंटी के पास आया और बोला, हे भाई, तुम तो एकदम ठीक ठाक आदमी लग रहे हो। तुमको यहाँ क्यों लाए हैं हम पागलों के बीच? बंटी उस जवान पागल आदमी की सिंपैथी पाकर थोड़ा रिलैक्स हुआ और बोला, अरे भाई, इन पागलों के बीच तुम ही एक समझदार लग रहे हो। दरअसल मेरे सपने में कोई आकर मुझे मारने की कोशिश करता है। मैं तो बस वही शिकायत कर रहा था, तो जेलर ने मुझे पागल समझकर यहां भेज दिया। वो पागल आदमी बोला, तुम्हें सपने में कोई मारने आता है? बंटी जोश में आकर बताने लगा, मारने आता ही नहीं, वो मुझ पर हमला भी करता है। ये देखो, सबूत है मेरे पास। बंटी ने अपने शरीर पर लगी खरोंचें उस जवान पागल आदमी को दिखाई। जवान पागल आदमी हैरान होकर बोला, मेरे पागल खाने की अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा किस्सा नहीं सुना। सपने में कोई मारने आता है और शरीर पर चोट के निशान भी छोड़ जाता है। और और क्या और क्या सबूत चाहिए सच्चाई का? ये सुनकर बंटी खुश हो गया। उसे लगा कोई तो है जो उसकी बातों पर यकीन कर रहा है। आपको दिख रही है ना मेरी बातों में सच्चाई, और लोगों को क्यों नहीं दिखती? जवान पागल आदमी बड़े ही नॉर्मल अंदाज में बोला, पागल है वो लोग। तुम्हारा यह तजुर्बा तो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लायक है। लाइव स्ट्रीमिंग कर दो, सबको यकीन हो जाएगा। ये आइडिया सुनकर बंटी की आंखों में चमक आ गई। उसने खुश होकर इस जवान पागल आदमी को गले लगाकर बोला, गुरु, कौन बोलता है कि आप पागल हो? वही लोग जो तुम्हें भी बोलते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी को भी लोग पागल कहने लगते हैं। जवान पागल आदमी इत्मीनान से बोला, अरे आप वाकई इंटेलिजेंट हो। क्या आइडिया दिया है आपने। अब तक मैं अकेला सपने देख रहा था, अब लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पूरी दुनिया मुझे सपना देखते हुए देखेगी और मेरी सच्चाई पर यकीन करेगी। बंटी खुश होकर बोला,
लेकिन कुछ याद आते ही वो थोड़ा परेशान होकर बोला, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर सपना देखते वक्त मेरी नींद ही नहीं खुली तो? पागल जवान आदमी बोला, सपने देखते रहना, लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहेगी, प्रॉब्लम क्या है? जितना लंबा सपना चलेगा उतने ही व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे। अरे, आप मुझे व्यूअरशिप के चक्कर में मरवा दोगे। अगर मेरी नींद नहीं खुली तो वो श्रेयस मुझे मार ही डालेगा। नींद खुलते ही वो भाग जाता है, समझे? बंटी ने समझाया। इतनी देर से उसकी बातें सुनता हुआ पागल बूढ़ा बोला, नींद से तुम्हें मैं उठा दूंगा, मुझे वैसे भी कम नींद आती है। बंटी ने बूढ़े पागल को कहा, याद करके उठा देना अंकल, वरना मैं तो हमेशा के लिए उठ जाऊंगा दुनिया से। बूढ़े पागल ने हाँ में सिर हिलाया। तब तक जवान पागल आदमी एक बैग लेकर आया। उसमें से कैमरा, वायर, लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान निकालने लगा। बंटी ने हैरान होकर पूछा, ये सब था आपके पास? जवान पागल आदमी एक्साइटेड होकर बोला, सोशल मीडिया का जमाना है, रखना पड़ता है सब। चलो सेटअप करते हैं। अभी सिर्फ न्यूज डालते हैं पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, और फिर रात को करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ लाइव ड्रीमिंग। बंटी की नींद का लाइव स्ट्रीमिंग का प्लान क्या सच में कोई तूफान लाने वाला था? क्या उस लाइव स्ट्रीमिंग से मिल जाएगा प्रशांत को श्रेयस के खिलाफ पुख्ता सबूत? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। पागल खाने के उस कमरे में जवान पागल आदमी ने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सारे इक्विपमेंट सेट कर दिए और बंटी को रेडी रहने का इशारा करते हुए कहा, चलो लाइट, कैमरा, एक्शन। बंटी थोड़ा झिझका और फिर शुरू हो गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बंटी पांडे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं जो आपने ना पहले कभी सुना होगा ना देखा होगा, और शायद आप उस पर विश्वास भी ना करें। दोस्तों, परसों रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे सपना आया, और सपने में मुझे श्रेयस नाम का एक लड़का हमला कर रहा था। वो मेरे मुंह पर लगातार घूंसे मार रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सपने तो सबको आते हैं। जी हाँ, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन उन सपनों के सबूत सुबह नहीं मिलते, लेकिन मुझे मिले। मेरे चेहरे पर श्रेयस के घूंसों के निशान, जो अभी भी मेरे चेहरे पर है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करे मेरे चेहरे पर। जवान पागल आदमी ने उसे थम्स अप का इशारा करके कैमरा जूम किया। बंटी ने बोलना कंटिन्यू किया, और कल रात सपने में फिर से श्रेयस ने मुझ पर हमला किया, वो भी अपने नाखूनों से। सुबह उसके निशान मुझे अपनी बॉडी पर मिले। जवान पागल आदमी ने फिर एक्साइट होकर कैमरा जूम किया। बंटी ने अपनी बाहों पर लगे नाखूनों के निशान दिखाए। बंटी की इस लाइव स्ट्रीमिंग पर लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए थे। ये कोई नया स्कैम लग रहा है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? पहले से निशान बनाकर आए हो, नाटक बंद करो। लोगों ने ऐसे मैसेजेस भेजना शुरू किए। बंटी ने लोगों के रिएक्शन पढ़े और फिर जल्दी से मुख्य मुद्दे पर आ गया। दोस्तों, आपके रिएक्शन से साफ लग रहा है कि आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तो आज रात खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिएगा। ठीक 12 बजे मैं आपको देने वाला हूं लाइव स्ट्रीमिंग मेरे सपने की। आप खुद ही देख लीजिएगा कि मैं नाटक कर रहा हूं या सच बोल रहा हूं। जवान पागल आदमी ने शूटिंग बंद कर दी, लेकिन वो बंटी के इस तरह से बोलने से हैरान था। वो बंटी से बोला, तुम तो कमाल हो बंटी पांडे। ऐसे जोश में बोल रहे थे जैसे बचपन से ही ये काम करते आए हो। बिल्कुल कोई झिझक नहीं थी। अपनी जान बचाने के लिए बोल रहा था ना, इसलिए जोश में आ गया। आपका धन्यवाद इस आइडिया के लिए। अब रात को मेरे सपने की लाइव स्ट्रीमिंग करके सबको गलत साबित करके बढ़वा लूंगा अपनी सिक्योरिटी उस श्रेयस से बचने के लिए। दूसरी तरफ जिन लोगों ने बंटी की ये लाइव स्ट्रीमिंग देखी, उनकी उत्सुकता बढ़ गई थी और सब इंतजार कर रहे थे रात के 12 बजने का। बंटी 12 बजने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वार्ड में यहां से वहां चक्कर काट रहा था। दूसरी तरफ इंतजार करते करते जवान पागल आदमी और बूढ़ा पागल दोनों सो गए थे। बंटी ने ठीक 12 बजने से 5 मिनट पहले जल्दी से जवान पागल आदमी को उठाया। उठो उठो, 12 बजने वाले हैं, हमें लाइव जाना है, लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम हो गया है। और उसके बाद वो बूढ़े के पास गया जो बहुत जोर से खर्राटे ले रहा था। बंटी बोला, ये लो, ये ले रहे थे मुझे उठाने की जिम्मेदारी, इनको सोने दो, चलो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बंटी वाले वार्ड में सिर्फ बूढ़ा और जवान पागल आदमी ही थे। बाकी नर्सिंग स्टाफ अपने ड्यूटी रूम में सो रहा था।
और बंटी को जगाने की गारंटी लेने वाला बूढ़ा पागल घोड़े बेच के सो रहा था। बंटी ने कहा, अब यहाँ एकदम शांति है, मैं अपने बेड पर सो जाता हूँ, आप कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करना, ओके? जवान पागल आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कुछ सोच कर बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने कैमरा लेकर लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा और वो श्रेयस तुम्हारे सपने में ये कहते हुए आसानी से आ जाएगा कि चलो भाई मुझे लाइव कर दो इंटरनेट पर? हाँ? बंटी का माथा ठनका और बोला, कौन कहता है कि आप पागल हो? बिल्कुल सही कहा आपने, शायद आपको रिकॉर्डिंग करता देखकर वो श्रेयस मेरे सपने में आए ही नहीं। हुँ? अब आप ही बताइए, आपका दिमाग तो नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। जवान पागल आदमी बोला, मुझे कैमरा ऐसी जगह फिक्स करके छुपाना पड़ेगा जहां से कैमरा किसी को ना दिखे, लेकिन वो तुम्हें बराबर देख सके। मैं रिकॉर्डिंग ऑन रखूंगा जिससे छुप छुप के रिकॉर्डिंग होती रहेगी। बंटी बोला, और आप क्या करोगे? जवान पागल आदमी बोला, मैं छुप जाऊंगा किसी बेड के नीचे, तुम्हें नींद से उठाना भी तो है। बंटी बोला, अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, लेकिन मैं याद रखूंगा। जवान पागल आदमी बोला। बंटी बोला, थैंक यू। अब छुपाओ कैमरा, 12 बजकर 2 मिनट हो गए हैं, हमने 12 बजे का टाइम दिया था। जवान पागल आदमी ने बंटी के बेड का एंगल बनाकर कैमरा रिकॉर्डिंग मोड में ऑन करके छुपा दिया और खुद भी एक बेड के नीचे छुप गया। बंटी सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के दबाव में उसे नींद ही नहीं आ रही थी और जवान पागल आदमी बेड के नीचे छुपा उससे बार बार पूछ रहा था, नींद आई? सपना आ रहा है क्या? बंटी चिढ़कर बोला, अब आप बोलते रहोगे तो ना तो नींद आएगी और ना सपना, आप चुप रहो। नींद का इंतजार करते करते दोनों कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। बंटी ने भी खर्राटे मारने शुरू कर दिए। अपने सपने में बंटी एक सुनसान खाली पड़ी ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया था। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, बदन में थोड़ी हलचल हुई। सपने देखता हुआ बंटी बेचैन हो उठा और ये सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड होकर लाइव स्ट्रीम हो रही थी। व्यूअर्स के रिएक्शन आने शुरू हो गए थे। शरीर में कुछ हलचल हुई है, देखो, उसके माथे पर लकीरें खिंच रही हैं, कोई टेंशन की चीज दिख रही है बंटी को सपने में। दूसरी तरफ अपने सपने में बंटी को लगा कि श्रेयस से बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। वो उस सुनसान ऑफिस की बिल्डिंग में पहले दरवाजे के पीछे छिपा, फिर एक टेबल के नीचे, लेकिन उसे वो जगह भी सुरक्षित नहीं लगी। वो यहां वहां दौड़ रहा था। भागते भागते वो एक बड़ी ऑफिस डेस्क के नीचे घुस गया। वहां उसने डेस्क के नीचे बनी कैबिनेट में घुसने की कोशिश की जो फाइल से भरी हुई थी। तब तक उसे श्रेयस के आने की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी जल्दी फाइल्स को निकालकर टेबल पर रखा। तब तक श्रेयस के कदम उसकी तरफ बढ़ते आ रहे थे। बंटी घबरा रहा था, लेकिन हकीकत में पागल खाने के बेड पर सोए हुए बंटी का माथा पसीने से भीग गया था। उसके पसीने की बूंदें तकिए पर पड़ रही थी। शरीर में बेचैनी थी जो कैमरे से लाइव स्ट्रीम में दिख रही थी, जिसे पब्लिक लाइव देख रही थी और कमेंट भी कर रही थी। देखो, उसके माथे पर कितना पसीना आ गया है, कोई तो डरा रहा है उसे। सपने झूठे हो सकते हैं लेकिन पसीना नहीं। दूसरी तरफ सपना देखता बंटी अभी तक कैबिनेट को खाली करने में लगा था और बढ़ते कदमों की आवाज से घबरा रहा था। उसने आखिर सब फाइल्स निकाली, उस कैबिनेट में अपना शरीर सिकोड़ कर फिट होने की कोशिश करने लगा। तब तक श्रेयस की कदमों की आहट काफी नजदीक आ चुकी थी। बंटी को कैबिनेट में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी उसे लगा कि कदमों की आवाज बंद हो गई है। कैबिनेट में बंद बंटी ने 2 मिनट इंतजार किया। उसे लगा श्रेयस चला गया। उसने देखने के लिए धीरे से गर्दन बाहर निकाली और जैसे ही उसने गर्दन निकाली, एक हाथ तेजी से बढ़ा और उसने बंटी को गर्दन से धर दबोचा। उधर हकीकत में पागल खाने के वार्ड के बेड पर सोए हुए बंटी की भी गर्दन थोड़ी तकिए से ऊपर ऐसे उठी जैसे कोई पकड़ के उठा रहा हो। लाइव देखती पब्लिक का रिएक्शन आया। देखो देखो, उसने अपनी गर्दन कैसे उठाई, बेड पर हाथ भी ऐसे पटके जैसे छटपटा रहा हो। अपने सपने में बंटी अचानक गर्दन के पकड़े जाने से घबरा गया था और खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा था। और फिर अचानक उसने बैठे बैठे पास पड़ी एक स्टूल को श्रेयस के पांव में मारा। श्रेयस दर्द से चिल्लाया और उसके हाथ से बंटी की गर्दन छूट गई। वो कैबिनेट से बाहर निकलकर भागा और पीछे पीछे श्रेयस भी दौड़ा। और यहाँ हकीकत में
बेड पर सोया हुआ बंटी सोए सोए बेड पर हवा में हाथ पैर चला रहा था। उसके चेहरे का डर और घबराहट कैमरे में लाइव कैद होती जा रही थी। लाइव देख रही पब्लिक का रिएक्शन भी बदलता जा रहा था। कुछ तो हो रहा है उसके साथ, ये सब कुछ फेक नहीं हो सकता। जिस तरह से वो हाथ पांव चला रहा है, लगता है उस पर जरूर अटैक हो रहा है। अपने सपने में बंटी भागकर ऑफिस से बाहर जाना चाह रहा था। श्रेयस उसके पीछे पीछे आ रहा था। बंटी ने पलटकर देखा कि श्रेयस ने वहीं पड़ी एक कुल्हाड़ी हाथ में उठा ली और उसके हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बंटी कांप उठा। श्रेयस तेजी से उसकी ओर बढ़ा। बंटी थोड़ा लड़खड़ाया। उसी समय श्रेयस ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया। बंटी को कुल्हाड़ी का हैंडल सिर पर लगा और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। उसके सिर पर चोट से बम्प उभर आया था और उस उभरे हुए बम्प को हकीकत में पागल खाने के बेड पर सोए बंटी के सिर पर लाइव स्ट्रीमिंग से पब्लिक ने देखा। उसके बाद सबके हैरानी भरे कमेंट आने लगे। ये क्या, सोए हुए इंसान के सिर पर अचानक बम्प कैसे आ सकता है? किसी ने तो चोट पहुंचाई है इसके सिर पर। इसकी रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? वो नहीं देख रहा क्या ये सब? इसको नींद में से कोई उठाता क्यों नहीं? उठाओ, उठाओ उसे, वो कातिल उसे मार देगा। लाइव देखने वाले लोग बुरी तरह से परेशान होकर कमेंट्स करते जा रहे थे। बंटी की रिकॉर्डिंग करने वाला जवान पागल आदमी बेड के नीचे गहरी नींद में सो गया था और वो बूढ़ा पागल जिसे नींद नहीं आती थी, उससे ज्यादा गहरी नींद में सोया था। अपने सपने में घायल हुआ बंटी श्रेयस से अपनी जान की भीख मांग रहा था। चाहते क्या हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? छोड़ दो मुझे। ऐसा ही मैंने भी कहा था तुम्हें, और उस आर्यन को भी। तब तुम लोगों ने सुनी थी मेरी बात? हाँ, मेरे पापा पर भी हमला किया था तुम लोगों ने। आर्यन ने तो भुगत लिया, अब तुम भी भुगतो। कहते हुए श्रेयस ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया। बंटी ने उठकर भागना चाहा, लेकिन उठते उठते भी उसकी बाईं बाह में कुल्हाड़ी लग गई और जोर से खून निकलने लगा। बंटी घायल होकर भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और श्रेयस उसका पीछा कर रहा था। लाइव स्ट्रीमिंग पर देख रहे लोगों की आंखें फटी रह गईं जब उन्होंने स्क्रीन पर पागल खाने के बेड पर सोए हुए बंटी की बाह से अचानक खून निकलते देखा था। लोगों ने एक दूसरे को फोन करना शुरू किया, दोस्तों रिश्तेदारों को फोन पर बताना शुरू किया और कुछ ही पलों में बंटी की लाइव स्ट्रीमिंग वायरल हो गई और लोगों के बहुत सारे रिएक्शंस आने लगे। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? सपने का हमला सच कैसे हो सकता है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा होते नहीं देखा। ये तो किसी भूत प्रेत का काम लग रहा है। कोई बचाओ इसे, उठाओ कोई। वहीं अपने सपने में घायल बंटी अपने को बचाने के लिए ऑफिस से बाहर भागा। उसके पीछे श्रेयस उसके खून का प्यासा बना हुआ भाग रहा था। बंटी ऑफिस के बाहर एक घने जंगल की तरफ भागा और एक बड़े पेड़ के नीचे छुप गया। श्रेयस पीछे भागता हुआ आया, लेकिन तब तक बंटी पेड़ के पीछे छुप चुका था। श्रेयस उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा और चिल्लाया, बंटी, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। कहां छिपा है? बाहर आ जा। श्रेयस उसी पेड़ की तरफ बढ़ रहा था जिसके पीछे बंटी छिपा था। बंटी को घबराहट होने लगी। वो उससे बचने के लिए थोड़ा पेड़ के दूसरी तरफ जाने के लिए उठा। उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया, जिसकी आवाज से श्रेयस को पता चल गया कि बंटी उस पेड़ के पीछे ही छुपा है। वो गुस्से में बढ़ा और फिर कुल्हाड़ी उठाकर उसके ऊपर वार किया। बंटी जल्दी से नीचे झुका। श्रेयस की कुल्हाड़ी का वार पेड़ के मोटे तने पर लगा। कुल्हाड़ी तने में फंस गई। श्रेयस कुल्हाड़ी निकालने के लिए जोर लगाने लगा। अब बंटी को मौका मिला और उसने तुरंत नीचे पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और श्रेयस के सिर पर दे मारा। क्या बंटी का वो वार सपने में खत्म कर देगा श्रेयस को? क्या बंटी सपने में अपनी जान बचा पाएगा? क्या प्रशांत समय रहते बंटी को नींद से जगाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। बंटी के सपने में खुद के सिर पर पत्थर लगते ही श्रेयस चिल्ला उठा। बंटी लगातार श्रेयस पर पत्थर से वार कर रहा था और श्रेयस उसके वारों को झेलता हुआ पेड़ में अटकी अपनी कुल्हाड़ी को निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। दूसरी तरफ हकीकत में पागल खाने के बेड पर सोया सपना देखता बंटी जोर जोर से हाथ पटक रहा था, जिसे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बहुत सारे लोग हैरानी से देख रहे थे। नींद ना टूटने की वजह से बंटी का सपना देखना जारी था। उसके सपने में अचानक श्रेयस ने
अपनी कुल्हाड़ी पेड़ से निकाली और हवा में लहराते हुए तेजी से बंटी की तरफ बढ़ा और उसके हाथ पर हमला कर दिया। उस हमले में उसका बायां हाथ कट के गिर गया और बंटी के सपने में हुए इस हमले के परिणाम को लोगों ने हकीकत में अपनी स्क्रीन पर लाइव देखा, जब उन्होंने पागल खाने में बेड पर लेटे बंटी का हाथ कट के गिरते देखा और बेड के ऊपर खून फैलते देखा। सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। दूसरी तरफ बंटी के सपने में उसका खून लगातार बह रहा था। वो घायल हालत में भागता जा रहा था। श्रेयस उसके पीछे कुल्हाड़ी लिए हुए दौड़ रहा था। तभी उसका पांव लड़खड़ाया और वो जमीन पर गिर गया और तब तक श्रेयस उसके पास आ गया था। बंटी बेबस सा उसे देख रहा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए श्रेयस से कहा, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई थी। मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था। मैं गलत था। तुमने गलती मानने में बहुत देर कर दी बंटी। अब तुम्हारा अपने दोस्त आर्यन के पास जाने का वक्त आ गया है। कहते हुए श्रेयस कुल्हाड़ी लेकर बंटी की तरफ बढ़ा और एक ही झटके में उसने बंटी का सिर काट दिया। गर्दन में से खून की धारा बहने लगी और सिर लुढ़क कर जमीन पर गिर गया। बंटी के इस सपने को अपनी स्क्रीन पर लाइव देखते नेटिजन्स के मुंह से चीख निकल गई, जब उन्होंने बेड पर सो रहे बंटी का सिर अचानक गर्दन से अलग होते और गेंद की तरह जमीन पर लुढ़कते देखा। वो सब अपनी जगह पर डर के जम से गए। कुछ लोगों ने दहशत के मारे अपने मोबाइल ही ऑफ कर दिए और कुछ लोग इस वीडियो को अपलोड करने लगे और इंटरनेट पर शेयर करने लगे। देखते ही देखते ये वीडियो जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया। हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। देर रात जब प्रशांत अपनी नई दुकान में आराम से सो रहा था, तब अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। प्रशांत हड़बड़ा कर उठा। कोई लगातार दरवाजा खटखटा रहा था। प्रशांत ने दरवाजा खोला और प्रिया धड़धड़ाते हुए अंदर घुसी। प्रशांत ने कहा, तुम इस वक्त? मुझे लगा कि कोई भूत या चुड़ैल होगी। वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, प्रिया बोली। मैं अभी मजाक करने के मूड में नहीं हूं प्रशांत। प्रशांत का अचानक ध्यान गया। प्रिया नाइट सूट पहनकर आई थी। प्रशांत शरारत के मूड में उसके कपड़ों को देखकर बोला, ओह, अब समझा मैडम किस मूड में आई है। शट अप प्रशांत, तुम आराम से सो रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि कितना बड़ा कांड हो गया है शहर में, प्रिया भड़क कर बोली। अब प्रशांत ने सीरियस होकर पूछा, ऐसा क्या हो गया प्रिया? प्रिया ने अपने फोन में बंटी वाला वीडियो चलाकर प्रशांत को दिखाया। वो वीडियो देखकर प्रशांत बौखला गया और बोला, बंटी का मर्डर? ये कब हुआ? थोड़ी देर पहले ही हुआ है और वायरल भी हो गया है। सबको हिला दिया इस वीडियो ने, प्रिया बोली। प्रशांत के चेहरे का टेंशन साफ झलक रहा था। वो बोला, एक मिनट रुको प्रिया, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। प्रशांत जल्दी से कपड़े बदल कर आया। दोनों प्रशांत की शववाहिनी में बैठे। प्रशांत प्रिया को उसके घर छोड़ता हुआ सीधा जेल की तरफ बढ़ा, जहां आर्यन के दोस्त बंद थे। तभी रास्ते में उसे रक्षित का फोन आया। हाँ रक्षित, बोलो। प्रशांत ने फोन उठाकर बोला। रक्षित बोला, प्रशांत, जल्दी सिटी मेंटल हॉस्पिटल पहुंचो, यहां बड़ा कांड हो गया है। प्रशांत ने पूछा, मेंटल हॉस्पिटल? वहां क्या हुआ है? रक्षित ने बिना जवाब दिए ही फोन काट दिया। प्रशांत ने सोचा, ऐसा क्या हो गया जो रक्षित फोन पर नहीं बता रहे। प्रशांत ने फौरन गाड़ी मेंटल हॉस्पिटल की तरफ घुमाई, जहां पर रक्षित और जेलर पहले ही मौजूद थे। वहां पहुंचकर प्रशांत को पता चला कि बंटी ने जेलर को सपने में श्रेयस के हमले वाली बात बताई थी, लेकिन जेलर ने उसकी बातों को सीरियसली ना लेते हुए उसे पागल समझकर पागल खाने भेज दिया था। प्रशांत का गुस्से से दिमाग खराब हो गया। उसने पास में खड़े जेलर की गिरेबान पकड़ी और चिल्लाया, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मुझे हर बात की खबर देना, फिर तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? देखा, तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक इंसान की जान चली गई। जेलर ने भी भड़क कर प्रशांत का हाथ झटका। कौन मानेगा ये बात कि किसी इंसान को सपने में कोई मारता है और सुबह उसके शरीर पर वो निशान भी मिल जाते हैं? कोई मानेगा जब तक कि कोई अपनी आंखों से देख ना ले? कोई नहीं मानेगा, इसलिए मुझे दोष मत दो। प्रशांत बोला, इसका मतलब जो बात तुम्हें पता नहीं या तुमने कभी देखी नहीं या सुनी नहीं, तो तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे? हाँ, भले ही उसके चक्कर में किसी इंसान की जान चली जाए। देखा ना अभी क्या हुआ है। तुम्हें नहीं पता था इसलिए एक बंदे की जान चली गई। जेलर को अपनी गलती का थोड़ा एहसास हुआ और वो चुप हो गया।
उन्हें आपस में बहस करता हुआ देखकर रक्षित ने बीच में आकर रोका और बोला, अरे अब जो हो गया सो हो गया, उस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें सोचना यह है कि आगे क्या करना है और इस मामले को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करना है। रक्षित ने आगे उनसे कहा कि उस केस की वजह से पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है। पुलिस से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने यह अफवाह फैला दी है कि वो बंटी पांडे ने कैमरे के सामने खुद ही अपनी मर्जी से कैमरे से खुद ही खड़े होकर ये वीडियो बनाने की प्लानिंग की थी। लेकिन अब उन्हें किसी भी तरह से वो केस सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पूरा मीडिया पीछे लगा हुआ है और पब्लिक भी भड़क रही है। ये सुनकर प्रशांत सोचने लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसने रक्षित से कहा, अंदर चलकर बंटी की बॉडी का हाल देखते हैं। वार्ड के अंदर जाकर जब प्रशांत ने बंटी पांडे की बॉडी देखी तो प्रशांत भी बुरी तरह से हिल गया। बेड पर फैला हुआ खून, बंटी का कटा हुआ सर और कटे हुए हाथ देखकर प्रशांत सहम गया और खुद से बोला, बड़ी बेदर्दी से मारा गया इसे। रक्षित ने पूछा, तो अब क्या सोचा है तुमने इस केस के बारे में, क्या लग रहा है तुम्हें? प्रशांत बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में जिस इंसान पर हमें शक नहीं है उसी के कातिल होने के चांस ज्यादा है। रक्षित बोला, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें थोड़ा अंदाजा लग गया है खूनी का। प्रशांत सोचकर बोला, बिल्कुल सही कहा, मैं पहले थोड़ा इमोशनल हो रहा था लेकिन अब नहीं होऊंगा। रक्षित बोला, होना भी नहीं चाहिए। प्रशांत, मुझे लग रहा है कि यह मामला बदले की भावना वाला है। हत्यारा बदला लेने पर आमादा है तो वो किसी भी हालत में किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए जेल में बंद आर्यन के साथियों की सुरक्षा और मजबूत करनी पड़ेगी। यू आर राइट रक्षित, मैं खुद जेल जाकर आर्यन के साथियों की सुरक्षा का जायजा लूंगा और ये बात निश्चित करूंगा कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। प्रशांत ने कहा। रक्षित बोला, तुमने अब तक जितने भी केस हैंडल किए हैं वो इसकी तरह ही ज्यादातर सुपरनैचुरल केस थे। उसको सॉल्व करने में तुमने जो भी तरीका इस्तेमाल किया है उसको यहां भी इस्तेमाल करो। किसी भी तरीके से ये केस सॉल्व होना चाहिए और शहर में मचा हंगामा शांत होना चाहिए। प्रशांत ने हाँ में सर हिलाया और अपनी दादाजी की शव वाहिनी गाड़ी लेकर जेल की तरफ चल पड़ा। जेल में पहुंचकर उसने महसूस किया कि आर्यन के जितने भी साथी जेल में बंद थे वो पहले इतने डरे हुए नहीं थे, लेकिन बंटी पांडे के दर्दनाक मर्डर की बात सुनकर वो लोग डर के मारे कांप रहे थे। प्रशांत उनके पास गया और बोला, सुनो, आज के बाद तुम लोगों की जिंदगी में अगर कोई भी अजीब सी चीज होती है या अजीब सी बात होती है या कोई अजीब सा हादसा होता है तो तुम मुझे बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम लोगों को बचाने की। ये सुनकर उन लोगों के चेहरे थोड़ा नॉर्मल हुए, उनकी जान में जान आई। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रशांत का शुक्रिया अदा किया। उन कैदियों से मिलने के बाद प्रशांत वापस जाने के लिए निकला। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। वो लौटा और जेलर से बोला, जेलर साहब, आप मेरे लिए एक कमरे की व्यवस्था कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि जब तक कातिल पकड़ा ना जाए मैं यहीं पर रहूं। जेलर पहले ही बंटी पांडे के केस से डरा हुआ था और रक्षित ने भी उसको वार्निंग दी थी, इसीलिए उसने फौरन कहा, अरे प्रशांत साहब, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देता हूं व्यवस्था। जेलर ने तुरंत एक कांस्टेबल को बुलाया और उससे कहा, सुनो, जाओ जाकर साहब के लिए कमरा तैयार करो, अच्छे से साफ करके तैयार करके देना। प्रशांत साहब, आप जब तक चाहें तब तक रुक सकते हैं और मेरे लिए कोई भी काम हो तो मुझे बताइएगा। जेलर ने कुछ ज्यादा ही विनम्रता से कहा। प्रशांत ने मुस्कुराकर कहा, जरूर बताऊंगा, थैंक यू। जेलर ने प्रशांत के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे रूम की व्यवस्था कर दी थी। रूम इतना आरामदायक था कि प्रशांत जाते ही सो गया। वो गहरी नींद में सो रहा था कि बीच रात में एक कांस्टेबल भागता हुआ आया और बोला, साहब जल्दी उठिए, चलिए मेरे साथ। प्रशांत चौंक कर उठा और बोला, क्या हुआ? साहब, एक और कैदी कह रहा है कि उसको भी सपने में श्रेयस दिखा, वो उसका पीछा कर रहा था। कांस्टेबल ने घबराते हुए कहा। प्रशांत जल्दी से उठा और सीधा लॉकअप की तरफ गया जहां पर आर्यन के साथियों को रखा हुआ था और वहां जाकर पूछा, किसको दिखा सपने में श्रेयस? एक आदमी बड़ा डरा हुआ, घबराया हुआ सा सामने आया और बोला, साहब मुझे दिखा, मेरा नाम गुड्डू है, गुड्डू गोयल। प्रशांत ने उसे पूछा, सपने में क्या देखा तुमने गुड्डू? वो अभी अभी मैं सोया था तो मुझे सपने में श्रेयस दिखा, वो मेरा पीछा कर रहा था और मैं यहां से वहां भाग रहा था। मैं जहां भी छुप रहा था ना वो आकर मुझे ढूंढ लेता था और फिर मेरी नींद खुल गई।
मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लीजिए साहब। गुड्डू गोयल ये कहते हुए थर थर कांप रहा था। गुड्डू के बाकी साथी भी एक साथ बोले, हमें भी बचा लीजिए साहब, हमें भी बचा लीजिए। प्रशांत को गुड्डू की बातों में सच्चाई नजर आई और वो मन ही मन सोचने लगा, इन्हें कैसे बचाया जाए। अचानक उसे कुछ ख्याल आया और वो बोला, सुनो, आदमी को सपना तब आता है जब वो सोता है ना? गुड्डू ने पूछा। मतलब साहब, आज के बाद हम लोग सोए ही नहीं। प्रशांत ने उसे घूर कर कहा। बीच में बोलोगे तो तुम्हें नींद की गोली देकर सुला दूंगा, देखते रहना सपना फिर। गुड्डू हाथ जोड़कर बोला, सॉरी साहब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि श्रेयस नींद का ही फायदा उठाता है। तुम लोग एक काम करो, 15-15 मिनट के अलार्म लगाओ और हर 15 मिनट में उठो और एक दूसरे को चेक करो। इससे यह होगा कि कोई भी बहुत देर तक नहीं सोएगा और श्रेयस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। प्रशांत ने उनसे कहा। सबके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता भी दिखाई दी और इत्मीनान भी। गुड्डू फिर बीच में बोला, साहब ठीक कह रहे हो, पूरी रात सोएंगे तो पक्का मरेंगे। इससे तो अच्छा है कि साथियों 15-15 मिनट का अलार्म लगाओ और उससे नींद भी पूरी हो जाएगी और हमारा बचाव भी हो जाएगा। ठीक कह रहा हूं ना साहब? प्रशांत ने उसे फिर से घूरा और कहा, बीच में बहुत बोलते हो, आओ मेरे साथ बाहर। प्रशांत उसे लेकर बाहर आया। गुड्डू डर गया और बोला, साहब गलती हो गई, अब कभी बीच में नहीं बोलूंगा। प्रशांत ने कहा, अब तुम वही बोलोगे जो मैं पूछूंगा। ये बताओ कि तुमको पहले भी सपने आते थे? नहीं साहब, पहले तो सपने नहीं आते थे। हाँ, वो जब से बंटी के सपने में मौत के बारे में सुना तो सपने ज्यादा आने शुरू हो गए और फिर सपने में श्रेयस दिखने लगा। गुड्डू ने कहा, सपने में तुम्हें कोई चोट लगी? मतलब सुबह कोई निशान दिखा कभी तुम्हें? प्रशांत ने पूछा। हाँ साहब, अभी जो सपना देख रहा था ना, उसमें चोट लगी थी। ये देखिए उसका ताजा निशान। गुड्डू ने कहा। क्या गुड्डू की चोट का वो ताजा निशान देगा प्रशांत को कोई नया सुराग? क्या गुड्डू के जरिए प्रशांत श्रेयस को पकड़ पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम में। ये तुम्हारी बाह पर खरोंच का निशान अभी जो तुम सपना देख रहे थे तब लगा क्या? जेल के कॉरिडोर में प्रशांत ने गुड्डू के हाथ के निशान को देखते हुए पूछा। हाँ साहब, सपने में मैं खुद को बचाते हुए यहां से वहां भाग रहा था और वो श्रेयस मेरे पीछे भाग रहा था। मुझे कोई छुपने की जगह नहीं मिल रही थी तो पास ही के एक दुकान के बाहर कैबिनेट पड़ी थी, मैं उसमें जाकर छुप गया। तब वो ये खरोच वहां पर लगी। क्या वो श्रेयस मुझे भी बंटी की तरह ही सपने में मार देगा? गुड्डू ने रोते हुए पूछा। नहीं नहीं गुड्डू, चिंता मत करो, जब तक तुम जागते रहोगे तब तक वो तुम्हें नहीं मार पाएगा। अभी जो मैंने बताया वैसा करो और मैं भी कोई रास्ता ढूंढता हूं, चिंता मत करो। प्रशांत ने उसे दिलासा देते हुए कहा। गुड्डू लगातार रोते हुए बोल रहा था, साहब उसका चेहरा बड़ा खतरनाक लग रहा था, उसके हाथ में लकड़ी काटने वाली आ रही थी। वो तो अच्छा हुआ टाइम पर मेरी आंख खुल गई, वरना वो सारी से मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। मैंने कहा ना, चिंता मत करो। हाँ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा तुम्हें बचाने का। अभी तुम जाओ। प्रशांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। गुड्डू के जाने के बाद प्रशांत सोच रहा था कि इस तरह के केस में पहले भी देख चुका हूं, जिसका ताल्लुक सपनों से होता है। दादाजी बता रहे थे कि ये जो सपनों वाले भूत होते हैं, इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये किसी के भी सपनों में घुसकर उन्हें मार देते हैं और इनके द्वारा जो चोट पहुंचाई जाती है वो भी वास्तव में बाद में दिखती है। प्रशांत को तभी एक ख्याल आया कि ऐसे सपनों के भूत का खात्मा उस सपने में ही होगा जिस आदमी के सपने में वो भूत आता है, उसी में जाकर। प्रशांत अपने आप से ही ऐसे बातें किए जा रहा था। अगर मुझे उस गुड्डू के साथ सपना देखना है तो उसके लिए मुझे मुर्गे के खून और चिपचिपे चावलों की जरूरत पड़ेगी, जिससे मैं जमीन पर सूचनाओं को भेजने के संकेत बना सकूंगा। और उसके बाद हम दोनों को एक ही समय पर सोना पड़ेगा और ये सारी प्रक्रिया हम दोनों के सपनों को जोड़ेगी और श्रेयस को मौका देगी गुड्डू के सपनों में आने का, और उसके बाद मुझे मौका मिलेगा गुड्डू को श्रेयस से बचाने का। तभी प्रशांत को ख्याल आया कि उन संकेतों को बनाने की विधि तो लाल डायरी में लिखी थी जो उसकी नई दुकान पर थी। उसने सोचा कि वो प्रिया के जरिए वो लाल डायरी मंगवा लेगा। उसने तुरंत प्रिया को फोन लगाया। अब
हेलो प्रिया, एक अर्जेंट काम है। तुम मेरी दुकान पर जाकर वो दादाजी वाली लाल डायरी लेकर ना यहाँ जेल पहुंचो, ठीक है? और हाँ, आते समय ना रास्ते से थोड़ा मुर्गी का खून और चिपचिपे चावल जरूर लेते आना। हाँ, ज्यादा सवाल मत पूछो, बहुत जरूरी है। तुम आओगी तो बताऊंगा, ठीक है? चलो बाय। प्रशांत प्रिया को फोन करने के बाद गुड्डू को अपना प्लान बताने के लिए गया। गुड्डू ने जब प्रशांत का प्लान सुना तो वो घबरा गया। नहीं नहीं साहब, वो 15 मिनट के अलार्म वाला प्लान सही है। अभी अगर मैं सो गया और आपका और मेरा सपना कनेक्ट नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा ना साहब। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, मैं जागा ही रहूंगा, गुड्डू ने जिद पर अड़ते हुए कहा। गुड्डू के इनकार करने पर प्रशांत ने अपना पुलिस वाला अंदाज दिखाया और बोला, तो ठीक है, लिख कर दो कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, और अगर मेरे साथ बंटी जैसा कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं ही रहूंगा। यह सुनकर गुड्डू की हालत खराब हो गई। वो फौरन लाइन पर आ गया और बोला, अरे नहीं 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 साहब, मुझे मुझे आप पर भरोसा है। आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। थोड़ी देर में प्रिया प्रशांत की मंगाई लाल डायरी और बाकी सारा सामान लेकर वहां पहुंची। प्रशांत ने फौरन लाल डायरी खोली और उसके पन्नों को पलटते हुए जल्दी से वो मंत्र निकाले और उन्हें गौर से पढ़ने लगा और कुछ बुदबुदाने लगा। ये सब देखकर गुड्डू और भी डर गया और घबरा कर बोला, साहब, आप तो पुलिस वाले हैं ना, आपको ये तंत्र मंत्र का काम कहां से आता होगा? मुझे लग रहा है कि आप मुझ पर ये प्रयोग आजमाना चाहते हैं। आप मुझे बख्श दीजिए। आप किसी और पर ये विधि आजमा लो ना, मैं मरना नहीं चाहता। गुड्डू को उतना डरा हुआ देखकर प्रिया को शरारत सूझी। प्रिया बोली, अरे तुम इनको समझ क्या रहे हो? हाँ, तुम्हें पता नहीं है, पुलिस में आने से पहले ये तांत्रिक थे। शमशान भूमि में बहुत सालों तक बहुत तजुर्बा है इनको। तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें बचा लेंगे। उनकी बातों पर ध्यान न देता हुआ प्रशांत सारी विधि को पढ़ने के बाद अपने काम पर लग गया। उसने मुर्गी का खून और चिपचिपे चावल मिलाकर विधि के अनुसार जमीन पर कुछ अजीब से चिन्ह बनाने शुरू किए। गुड्डू आंखें फाड़कर सब देख रहा था। प्रशांत ने विधि के अनुसार सारी तैयारियां की और फिर वो गुड्डू के साथ अपने बनाए हुए उन चिन्हों के बीच में सो गया और अपनी आंखें बंद करके बोला, गुड्डू तुम भी सो जाओ। गुड्डू बुरी तरह से डरा हुआ था। वो बोला, साहब, आप टाइम पर जाग तो जाओगे ना? नहीं, मेरा मतलब आ तो जाओगे ना मुझे बचाने? प्रशांत डांट कर बोला, पहले तुम सो तो जाओ, तभी सब कुछ टाइम से होगा, ठीक है? अभी चुपचाप सो जाओ। प्रशांत के डांटने के बाद भी गुड्डू काफी देर तक जाग रहा था, लेकिन फिर कई दिनों से ढंग से ना सोने की वजह से अचानक उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद सो गया। प्रिया दूर से उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। इसी तरह देखते देखते 1 घंटा बीत गया, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। वो दोनों आराम से सो रहे थे। कुछ देर बाद गुड्डू का सपना शुरू हो चुका था। उसके सपने में शाम का समय था, सूरज ढलने वाला था। गुड्डू और उसके कुछ दोस्त पहाड़ों के पास पिकनिक मना रहे थे और शाम ढलने पर जब सब लौटने लगे, गुड्डू हसीन वादियों को निहारने में लगा हुआ था। तब तक उसके दोस्त आगे बढ़ चुके थे और गुड्डू अकेला रह गया था। और जब तक उसे पता लगा कि वो अकेला रह गया है, तब तक उसके दोस्त काफी आगे चले गए थे। उसे डर लगने लगा कि जंगल में कहीं कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार न बना ले। वो धीरे धीरे डरता हुआ चला जा रहा था, लेकिन उसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। तभी उसको दूर लकड़ी से बना हुआ एक टूटा फूटा खंडहर जैसा घर नजर आया। हाँ, अरे, जंगल में भटकने से तो अच्छा है उस खंडहर में जाकर छिप जाऊं, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। ये सोचकर गुड्डू उस खंडहर के अंदर चला गया। खंडहर की हालत बड़ी खराब थी। अंदर अभी भी हल्की सी रोशनी थी। चारों तरफ मकड़ियों के जाले बने हुए थे। लकड़ी की दीवारें खराब हो गई थीं और बदबू मार रही थी। गुड्डू अपनी नाक पकड़ के खंडहर में घूम रहा था। तभी उसे दूर एक फटा हुआ सोफा नजर आया। गुड्डू उस सोफे पर बैठकर सुस्ताने लगा। तभी अचानक ठंडी हवा के झोंके बड़ी तेजी से चलने लगे। जंगल में सियार के रोने की आवाज आ रही थी। गुड्डू का डर बढ़ रहा था। उसका मन बोल रहा था, वो आने वाला है, वो आ रहा है। अब अब क्या करूं?
कहाँ जाऊं? उस लकड़ी के घर में छुपने की कोई खास जगह नहीं थी। एक पुराना टूटा फूटा पलंग नजर आया, लेकिन वो इतना टूटा फूटा था कि उसके नीचे छिपा हुआ आदमी आसानी से नजर आ जाए। उसे दूर एक टूटी फूटी अलमारी नजर आई, जो लगभग गिरने ही वाली थी, और उसके दरवाजे भी ठीक से बंद नहीं हो रहे थे। लेकिन गुड्डू को लगा कि इसके अंदर वो छुप सकता है। गुड्डू जल्दी से जाकर उस अलमारी में घुस गया। तभी बाहर के दरवाजे से किसी के आने की आहट हुई। गुड्डू के दिल की धड़कन तेज हो गई, और फिर अचानक लकड़ी काटने की इलेक्ट्रिक आरी की तीखी आवाज उसे आने लगी। गुड्डू घबराया और खुद से बोला, इलेक्ट्रिक आरी की आवाज, मतलब मतलब श्रेयस आ गया। अलमारी के टूटे हुए दरवाजे में से उसने झांक के देखा कि श्रेयस हाथ में लकड़ी काटने की इलेक्ट्रिक आरी लेकर चारों तरफ घूम रहा था और उसे ढूंढ रहा था। श्रेयस को आसपास कुछ भी नजर न आने पर उसने गुस्से में पहले एक पास रखी टेबल को आरी से काट दिया, और फिर उसके बाद पलंग को भी काट दिया, और फिर उसकी नजर सामने उस टूटी हुई अलमारी पर पड़ी। उसके अंदर से झांक रहे गुड्डू की सांसें और तेज हो गई। तेज आ रही आरी की आवाज के साथ श्रेयस अलमारी की तरफ बढ़ रहा था। अंदर छुपे गुड्डू की हालत खराब होती जा रही थी। उसे समझ में आ गया था कि अगर वो अलमारी से बाहर निकलेगा तो भी मरेगा, और नहीं निकलेगा तो भी मरेगा। गुड्डू डर के मारे अलमारी से बाहर ही नहीं निकला। अपने घुटनों में सिर डालकर बैठ गया और मौत का इंतजार करने लगा। आरी की आवाज उसके पास आती जा रही थी। श्रेयस जब बिल्कुल गुड्डू के नजदीक पहुंचा, एक आवाज आई, ठहरो, ये तुम क्या कर रहे हो? श्रेयस ने पलट कर देखा तो वहां प्रशांत आया हुआ था। श्रेयस को समझ में आ गया कि गुड्डू के सपने में प्रशांत ने प्रवेश कर लिया है। वो गुस्से से प्रशांत से बोला, तुम तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता था कि तुम यहां क्या कर रहे हो। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इन सब के पीछे तुम होंगे। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हाँ? प्रशांत ने पूछा। श्रेयस जोर से हंसकर बोला, क्यों कर रहा हूं? और जो इन लोगों ने मेरे साथ किया वो सही था क्या? हाँ? इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, और अब मैं इनका जीना हराम कर दूंगा। मैं गलत लोगों को सजा देकर इंसाफ कर रहा हूं। इंसाफ के नाम पर जो तुम कर रहे हो ना, वो भी गुनाह है, और तुम भी कानून से नहीं बच पाओगे, क्योंकि ये सब करके तुम भी आर्यन की तरह गुनहगार बन गए हो। प्रशांत ने कहा। श्रेयस फिर से हंसा और बोला, अब मुझे किसी की चिंता नहीं है। अब मुझे कोई सजा नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं बहुत पावरफुल हो गया हूं। मैं वो पहले की तरह कमजोर नहीं हूं। देख रहे हो ना मैं किस तरह से इन्हें चूहे बिल्ली की तरह मार रहा हूं। मुझे पता नहीं था कि मैं इतना पावरफुल हो जाऊंगा। अब मैं इस दुनिया पर राज करना चाहता हूं। प्रशांत को मन ही मन दुख हुआ कि इतना अच्छा इंसान इतना पत्थर दिल और बेरहम हो गया है। मेरी तुम्हें सलाह है कि तुम अभी के अभी ये सब रोक दो। तुम्हें ये सब रोकना होगा। प्रशांत ने उसे समझाते हुए कहा, नामुमकिन। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, और अब मैं रुकूंगा भी नहीं। मैंने कसम खाई है कि जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अच्छा ये होगा कि तुम हमारे बीच में मत आओ, वरना मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। श्रेयस ने प्रशांत को धमकी देते हुए कहा, जब तक मैं हूं तब तक तुम किसी और को मारने की सोच भी नहीं सकते। ये कहते हुए प्रशांत ने उछलकर श्रेयस के कंधे पर लात मारी। इस अचानक हुए हमले से श्रेयस लड़खड़ा गया, और उसके हाथ से वो लकड़ी काटने की इलेक्ट्रिक आरी छूट गई और जमीन पर गिर गई। प्रशांत के इस हमले से श्रेयस बौखला गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो चिल्लाया, मुझे लगा था कि तुम इन सबसे अलग हो, एक अच्छे इंसान हो, और तुम भी इनके जैसे ही खराब निकले। इसीलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं समाज में फैली हर गंदगी को खत्म कर दूंगा। इस वक्त समाज में फैली सबसे बड़ी गंदगी तो तुम हो, जो लोगों को अपने बदले की आग में इतनी बेरहमी से मार रहे हो। अभी भी वक्त है, अपने आप को और गुनाह करने से रोक लो, वरना। प्रशांत ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। श्रेयस भड़क कर बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगे, और वो जल्दी से जमीन पर पड़ी इलेक्ट्रिक आरी उठाने के लिए झुका।
प्रशांत फुर्ती से आगे बढ़ा। उसने श्रेयस को कॉलर से पकड़कर जोर से खींच के पीछे की तरफ धकेला। श्रेयस इतना मजबूत नहीं था कि वो प्रशांत का धक्का बर्दाश्त कर सके। वो दूर जाकर गिरा। श्रेयस गुस्से से एकदम पागल हो गया। वो जमीन से उठा और दौड़कर प्रशांत की तरफ तेजी से बढ़ा। उसने प्रशांत पर हमला करना चाहा, लेकिन उसे प्रशांत की ताकत का अंदाजा नहीं था। प्रशांत ने उसको अपनी लातों और घूंसों से इतना मारा कि श्रेयस बेहाल होकर जमीन पर गिर गया। श्रेयस को मार मार कर बेदम करने के बाद प्रशांत ने अलमारी खोली और अंदर छिपे हुए गुड्डू को बाहर निकाला। अलमारी के टूटे हुए दरवाजे में से गुड्डू प्रशांत की ताकत देख चुका था और उसे वो देखकर राहत मिली थी कि प्रशांत श्रेयस से ज्यादा शक्तिशाली है। बाहर निकलते ही गुड्डू जमीन पर बेहाल पड़े श्रेयस के पास गया और बोला, श्रेयस, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूं कि मुझे आर्यन के पैसों के लालच में आकर तुमको इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझे माफ करोगे श्रेयस? क्या गुड्डू की माफी से बदल जाएगा श्रेयस का दिल? क्या इस माफी से बदलेंगे हालात या जारी रहेगा श्रेयस का खूनी खेल? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का